अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और नावल्स पढ़ रहे होंगे। तो प्लीज़ 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 अपनी बहन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। आप सबकी बहुत मेहरबानी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और यार, सपोर्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। एक दूसरे को बंदा एज ए मुस्लिम ही सपोर्ट कर देता है, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए, आज मैं आपके साथ नावल शेयर करने लगी हूँ। उसका नाम है बेहद, बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की तरफ। उन्होंने ताका पी से अपनी कलाई पे बंधी घड़ी देखी तो पता चला कि 10:30 बज चुके हैं। उसने हाथ नीचे किए और दोबारा वक्त गुजारी के लिए आसपास देखने लगी। वो इस वक्त यूनिवर्सिटी की टीम पे बैठी रिजा का इंतजार कर रही थी, पर इसका अभी तक कुछ अता पता नहीं था। दरअसल रिजा अपने कुछ नोट्स घर भूल आई थी, जो उसे अगले पीरियड्स में चाहिए थे, इसलिए उसने नूर से वो नोट्स मंगवाए थे और नूर वही नोट्स देने आई हुई थी। रिजा और नूर दो दोस्त थी, दोनों का ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से था। दोनों एक ही एरिया में रहती थी और एक ही स्कूल में दोनों 8वीं जमात से साथ ही पढ़ती आ रही थी। उन्होंने तो पढ़ाई मुकम्मल कर ली, पर रिजा 9वीं जमात में फ़ेल होने की वजह से मैट्रिक में नहीं जा सकी। उसे दोबारा 9वीं जमात में पढ़नी पड़ी और दोनों एक क्लास पीछे हो गईं। पर दोनों की दोस्ती पर फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। रिजा भी अब कुछ महीनों बाद पढ़ाई मुकम्मल करने वाली थी। वो यूँ ही बेजार सी बैठी थी कि तभी सरमई शलवार कमीज़ में मलबूस रिजा बालों की चोटी बनाए तेज़ी से चलती हुई उसकी जानिब आती नज़र आई, जिसे देखकर उसने सूखा साँस लिया। कहाँ रह गई थी यार, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। ये यकीनन सर जवेद ने पीरियड टाइमिंग से ज़्यादा क्लास ली होगी, है ना? उसके करीब आते ही नूर बोल पड़ी, हाँ यार, पका के रख देते हैं स्टूडेंट को। रिजा ने भी कुर्सी खींच के बैठते हुए तकीद की। अच्छा लो, ये नोट्स जो तुम भूल आई थी घर, 1000 दफ़ा कहा है सारा सामान रात में ही सेट करके रख लिया करो, पर तुम वही वही ऐन वक़्त पर जल्दी-जल्दी करती हो, नहीं नतीजे में कुछ ना कुछ भूल जाती है। उसने नोट्स उसकी जानिब बढ़ाते हुए लताड़ा। जैसे सरकार हो गई हुक्म, उसने नोट्स लेते हुए शरारत से पूछा, नहीं फ़िलहाल तो आप बस यही काम कर लीजिएगा। वो फिर तंज़िया अंदाज़ में बोली। हमास बहुत हुज्जत में चलता हुआ बल्कि भागता हुआ प्रिंसिपल के ऑफिस की जानब जा रहा था। प्रिंसिपल साहब, हमास के मामू ने आधे घंटे के अंदर उसे बहुत ज़रूरी अपने ऑफिस पहुंचने का कहा था, पर रास्ते में ट्रैफिक की वजह से उसे देर हो चुकी थी। जैसे ही एक जाने मुड़ा, सामने से आने वाले से बुरी तरह टकरा गया। अंधे हो क्या, लेकर नहीं चल सकते थे? नूर ने अपना हाथ सुलहाते हुए निपटा और हमास जो भी हुज्जत में था, उसे संभलने के बाद हैरान सा खड़ा उसे देखने लगा था। सफेद पजामे पर गुलाबी कुर्ती पहने, गले में सफेद स्कार्फ लपेटे, बालों की ऊंची पोनी बनाए नूर चेहरे पर कोफत लिए अपना बाजू सुलहा रही थी। अब ऐसा क्या देख रहे हैं? वो लड़की नहीं देखी क्या पहले कभी? उसके घूरने पर वो मजीद बरहम हुई, लेकिन न जाने कोई बजाय कोई जवाब देने के, वो नूर उसे ही दिखे जा रहा था। बदतमीज़ स्टूपिड, वो गुस्से से बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ गई। वो वहीं खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था, इस बात को अक्सर भूल के कि वो यहाँ करने क्या आया था। नमाज़ का तल्लुक हाई क्लास से था। उसकी फ़ैमिली में उसके वालिद ज़ीशान साहब थे, वालिदा फ़रत ज़ीशान साहिबा थी। इससे बड़ा भाई हमज़ा था और उसकी बीवी रुखसार हमज़ा थी और उसके 2 बच्चे थे। नमाज़ अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका था, अपने वालिद और भाई के साथ ही अपना बिज़नेस सँभालता था। फ़रत के एक कज़न जो कि हमाज़ के मामू हुए साकब शमसी, वो एक यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल थे। उनका और उनकी फ़ैमिली का हमाज़ लोगों के घर का काफ़ी आना-जाना था और आज भी साकब साहब ने हमाज़ को किसी ज़रूरी काम से बुलवाया था, तो वो नूर से टकरा गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। रिजा ने घर में दाखिल होकर सामने लॉन्च में बैठी हुई सरवत नूर की वालिदा को सलाम किया, जो कि टीवी देख रही थी। वालेकुम अस्सलाम, आओ आओ बेटी, उन्होंने खुशदिली से जवाब दिया। क्या लाई हो आज? उन्होंने रिजा के हाथ में डिश देखकर दिलचस्पी से पूछा। वो भी तब तक उनके सामने सोफे पर बैठ चुकी थी। कोफ्ते बनाए थे आज मैंने, तो सोचा नूर को भी दे आऊँ, वो भी बहुत शौक से खाती है ना। उसने मोहब्बत से बताया। अच्छा अच्छा, वो उस बात में सर हिलाने लगी। वैसे मैं कहाँ मैडम, रिजा ने आस्ता आस-पास देखा। कमरे में है अपने अ, कमरे में है अपने मुँह फैलाकर लेटी हुई है। उन्होंने सरसरी अंदाज में इत्तला दी। क्यों, अब क्या हुआ है? अब उसे तजुब हुई। कहीं फिर से एक ही ज़िद, मॉडलिंग की, वही मॉडल बनने की धुन सवार है कहीं। तस्वीरें भेजी हुई थी उसने अपनी, पर वो रद्द हो गई हैं। बस इसी बात का सुग मना रही है। उन्होंने मुख्तसर तफ़सील बताई। ओह! अच्छा चलिए, मैं देखती हूँ, समझाती हूँ उसे, वो कहते हुए उठ खड़ी हुई। तुम ही समझा कर देख लो बेटा, बोलो उसे कि मुझे बेवा औरत पर कुछ तरस खा ले, क्यों परेशान करके रखा है मुझे। वो तासुब से बोली, आप फ़िक्र ना करें आंटी, ठीक हो जाएगी। उसने मुस्कुराकर तफसील दी और अंदर नूर के कमरे की जानिब चल दी। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ ही था, इसलिए रिजा दरवाज़ा धकेलती हुई सीधा अंदर आई। सब तो कमरे की लाइट्स बंद थी। रिजा ने लाइट जलाई तो सामने ही बेड पर नूर औंधे मुँह लेटी हुई थी। नूर के अब्बू का कुछ सालों पहले ही हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया था। वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। उनकी वालिदा एक स्कूल में टीचर थी। उनकी दुआ और नूर के अब्बू की पिंचा मिला के इन दोनों का गुज़ारा आराम से हो जाता था, पर नूर को जुनून की हद तक मॉडलिंग का शौक था। रिजा भी अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी और उनके वालिद हयात थे। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, रिजा ने देशी थोड़ा बेड के करीब आते हुए कहा और फिर वहीं बैठ गई, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अरे यार उठो ना, मुझसे क्यों बात नहीं कर रही? रिजा ने सरार किया। क्या बात करूँ मैं तुमसे? मुझे पता है तुम भी अम्मी के कहने पर मुझे लेक्चर ही देने आई होगी। ने सर उठाते हुए गुस्से से कहा, नहीं मैं तुम्हें लेक्चर नहीं कोफ्ते देने आई हूँ। ने डिश की जानिब इशारा करते हुए तस्वीर की। नहीं चाहिए मुझे, उसने उल्टेपन से कहकर वापस सर नीचे कर लिया, जबकि रिजा पहले चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर उसने डिश साइड टेबल पर रख दिया। उठो सीधी हो। उसने बाजू से पकड़कर नूर को जबरदस्ती उठाया, तो वो मुंह बनाते हुए उठकर बैठ गई। तुम इसलिए अपसेट होना कि तुम्हारी तस्वीर रिजेक्ट हो गई है? रिजा ने तारीफ चाही तो उसने इस बात में सर हिला दिया। तो तुम दोबारा कोशिश करो, ज़रूरी नहीं है कि अगर एक जगह से तुम रिजेक्ट हो गई हो तो दूसरी जगह से भी हो जाओ। तुम कोशिश करती रहो, ऐसे मुँह बनाने से या ये दिल शिकस्ता होने से क्या तुम कामयाब हो जाओगी? खुद भी परेशान हो रही हो और आंटी को भी कहा हुआ है। रज़ा ने रज़ा से समझाना चाहा, जबकि इससे कोई जवाब नहीं दिया था। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले कदम पर ही कामयाबी मिल जाए। हमारे सामने ऐसे बहुत से लोगों की मिसाल मौजूद है जिन्होंने कदम-कदम पर नाकामियों का सामना किया है, पर आज दुनिया की उनकी कामयाबी की गुण गाती है। तुम हिम्मत मत हारो, जो तुम चाहती हो उसे हासिल करने की कोशिश करती रहो। तुम ज़रूर कामयाब होगी। उसने नरमी से उम्मीद दिलाई। ठीक है, बुलाकर मुँह सल्टन बनाई। अच्छा चलो, हम सब भी खाना खाने जा रहे हैं। वो तो मैं तुम्हें ये देने आ गई। जाओ तुम भी जल्दी से आंटी के साथ खाना खा लो, वरना ये ठंडे हो जाएँगे। रिजा ने डिश नूर की जानिब बढ़ाते हुए मौजू बदला। हमारा इस वक़्त अपने बेडरूम में मौजूद बेड पर दोनों हाथों को सर के नीचे रखकर लेटा हुआ छत को तकते हुए आज सुबह वाली मंज़िल के बारे में सोच रहा था। पूरा दिन भी बार-बार उसका ज़हन भटक कर वहीं चला जा रहा था और अब भी
अभी उसका ख्याल पीछे नहीं छोड़ रहा था, उसका दोबारा इससे मिलने का, उसे देखने का दिल चाह रहा था, मगर ऐसा होना नामुमकिन भी तो नहीं था। तभी उसे ख्याल आया क्यों ना दोबारा यूनिवर्सिटी जाया जाए। इस ख्याल के आते ही उसने फैसला किया कि कल वो सुबह दोबारा इसी वक्त यूनिवर्सिटी जाएगा। टिक 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 तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आज उसने उन्हें यूं ही इजाज़त दी, चाचू दादी आपको बुला रही हैं, आ जाएं, खाना खा लग गया है। 7 साल जैन ममता का बेटा ने दरवाज़ा खोल कर तला दी। ठीक है चलो। उसे उठते हुए कहा, फिर जैन के साथ ही डाइनिंग रूम में आ गया। हमास पिछले आधे घंटे से पूरी यूनिवर्सिटी में नोट को ढूंढ रहा था, पर नाकाम रहा क्योंकि एक तो वो उसके बारे में कुछ जानता भी नहीं था और दूसरा वो यहाँ पढ़ती ही नहीं थी। मजीद एक घंटा और कुआर होने के बाद मिलाकर वो नाकाम सा वापस से वहाँ से वापस आ गया। अगले दिन भी हमारे हिम्मत नहीं आ रही और फिर उसी वक्त यूनिवर्सिटी आकर उसे ढूंढने लगा। खुशकिस्मती से आज उसकी दुआ कबूल हो गई, क्योंकि आज भी मुझे अपनी कुछ बुक्स घर छोड़ वो लाई थी जो देने नूर यूनिवर्सिटी आई हुई थी। हमास की नज़र जब नूर पर पड़ी तो कैंटीन में रजा से बात कर रही थी और हमास कैंटीन से काफ़ी फासले पर था। उसे देखते ही हमास ने उसकी जानिब उसे देखते ही हमास ने उसकी जाने कदम के जाने के लिए जल्दी से कदम बढ़ाया। हमास तुम यहाँ साकब साहब ने सब कहा। इससे पहले कि वो नूर के पास पहुंचता साकब साहब ने उसे रोक लिया। जी मामू, वो एक दोस्त से मिलने आया था। हमारे ने कहा, दोस्त से? तुम्हारा दोस्त यहाँ क्या कहाँ से आ गया? तुम तो यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ रहे। तुम्हें तजब हुआ? मैं नहीं पढ़ा, पर मेरा एक दोस्त पढ़ता है। उसने जो बात बनाई वो जल्द जल्द यहाँ से जहाँ जा रहा था, पर तक तब उसे छोड़ ही नहीं रहता। अच्छा दोस्त से मिलने आ गया, ये तो फीक नहीं हुई कि मामू से भी मिल लूँ। उन्होंने शिकवा किया, अरे मैं इनसे मिलने के बाद आपसे मिलने आता हूँ। उसने झूठ बोला। अच्छा यानी ये दोस्त पहले, मामू बाद में। उन्हें उन्हें नया शिकवा मिल गया। हमास को सकल सकल साहब का वजूद अपने वो कैंटीन के बीच में दीवारें चीन के मानने लग रहा था। अरे नहीं मामू प्लीज़, अभी मुझे जाने दे, वरना वो दोस्त चला जाएगा। मैं आपसे मिलता हूँ ना अभी थोड़ी देर में। उसने जाना चाहा। ठीक है भाई जाओ, उन्होंने एक जानब जाते हुए कहा और फ़ौरन कैंटीन की तरफ जाने भागा, पर वहाँ पहुँचकर उसके मानो पर ओस पड़ गई, क्योंकि नूर वहाँ से जा चुकी थी। पर रिजा भी वापस क्लास की जानब जा रही थी। वो मायूस होकर वापस पलटा, पर फिर अचानक उसके दिमाग में एक खूंटा लपका। एक्सक्यूज़ मी, रिजा क्लास के बाहर बाहर की जानब जा रही थी कि किसी ने पीछे से उसे पुकारा, तो वो रुक कर पलटी। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, आवाज़ कहते हुए करीब आए। मुझसे? पर क्या? उसने हैरानगी से पूछा। जी आपने कैंटीन में चलकर बात करें, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, उसने कहते हुए तसल्ली भी करवाई, जिस पर वो चंद लम्हे सोचती रही, फिर कैंटीन की जानब बढ़ गई। जी बोले, आपको मुझसे क्या बात करनी है? रिजा ने सीधा असल बात पर आई। दोनों एक टेबल के गिर्द कुर्सी खींच कर आमने सामने बैठ गए थे। वो जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे यहाँ मिलने आई थी, वो आपकी कौन है? उसने पूछा तो वो समझ गई कि ये नूर की बात कर रहा है। आप क्यों पूछ रहे हैं? उसने उल्टा सवाल किया। वो दरअसल मुझे उससे मिलना है। परसों मेरी उनसे इत्तफ़ाक़न मुलाकात हुई थी, पर अब मैं उनसे खुद इनसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मिल नहीं पा रहा। उसने गोलमोल जवाब दिया। हाँ तो आप क्यों मिलना चाह रहे हैं? फिर उसने फिर पूछा। ये तो मैं उनसे मिलकर ही बताऊँगा। उसने ढीठपन का मुज़ाहरा किया। अच्छा तो फिर मैं भी आपको नहीं बताऊँगी कि वो मेरी कौन है। उससे डराना चाहा। ठीक है मत बताएं, मैं खुद पता लगा लूँगा। उसने इत्मीनान से जवाब दिया। ठीक है लगा लें पता, मेरा टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं? उसने भी कांटे चाहते हुए लापरवाही दिखाई। आपका टाइम ज़ाया करने के लिए बहुत माज़रत, उसने महज़ब अंदाज़ में कहा, जिसका रिजा ने कोई जवाब नहीं दिया। टेबल पर से अपनी किताबें उठाई और वहाँ से चली गई, जबकि वो कुछ सोचकर मुस्कुरा दिया। रिया को हमाद से मिलने के बाद तफ़्तीश हो रही थी कि वो कौन है और नूर से क्यों मिलना चाहता है, पर इसने ये बात नूर को नहीं बताई कि पता नहीं वो क्या सोचे। और दूसरी जानब हमाद ने रिया से मिलने के दूसरे दिन रिया का सारा बायोडाटा निकलवा लिया था, क्योंकि इसके लिए ये इतना मुश्किल नहीं था और रिया का मतलब पता करने में भी वो इसलिए कामयाब हो गया था, क्योंकि कैंटीन में बातों के दौरान रिया के रजिस्टर पे उसका और उसके अबू का नाम पढ़ लिया था। पर वो अभी नूर के बारे में कुछ पता नहीं कर पाया था, लेकिन उसने अभी यूनिवर्सिटी में रिया पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि नूर दोबारा इसे रिया की वजह से ही मिलेगी। आज जैन का रिजल्ट आया था और उसने काफ़ी शानदार नंबरों से पूरी क्लास में टॉप किया था। इसी खुशी में हमारे जैन को उसकी मर्जी का गिफ्ट लाने के लिए इकमाल में आया हुआ था। जैन पिछले 1 घंटे से कुछ तुम बस इधर-उधर का दो दुकानों पर घुमा रहे हो, तुम्हें आखिर लेना क्या है? हमाज़ ने उतार पूछा। अरे चाचू कोई चीज़ अच्छी ही नहीं लग रही। उसने मसूमियत से जवाब दिया। तो फिर घर चलते हैं? हमाज़ ने हल निकाला। जी नहीं, कुछ लिए बिना नहीं जाऊँगा मैं। उसने फ़ौरन इनकार किया। फिर दोनों एक दूसरी शॉप में दाखिल हुए। यहाँ तकरीबन बच्चों के खिलौनों से लेकर कपड़ों तक सब कुछ था। ज़ैन अपने मुताबिक मतलब कि कोई चीज़ ढूँढने लगा कि तभी ज़ैन हमाज़ की नज़र ग्लास वाल की दूसरी जानब नूर पर पड़ी, जो कि एक लेडीज़ बैग की शॉप से निकल रही थी। अब उसे तो अपनी आँखों पर यकीन नहीं आया। मैं तुम्हें जो लेना है तुम वो ले लो, यहाँ से कहीं मत जाना, मैं बस थोड़ी देर में आया। उसने जैन को कहा। साथ शॉपकीपर को भी तहकीर करता हुआ जल्दी से बाहर निकला। नूर बाहर की जानब जा रही थी। वो जल्दी से भागते हुए उसके पीछे स्किप कर रुक कर पलटी आए। पहचाना मुझे? उसने फिर करीब आकर पूछा। नहीं तुम शाहरुख खान हो जो मैं तुम्हें पहचानती होंगी। उसने नागवारी से जवाब दिया। मैं वही हूँ जिससे आप उसने यूनिवर्सिटी में टकराई थी। उसे याद लाया तो क्या करूँ मैं? उसने स्पॉटलाइट में उल्टा सवाल किया। तो ये कि इस दिन के बाद से मैं वो ढूंढ रहा, मैंने आपको उसने बताया। क्यों ढूंढ रहे थे आप मुझे? मैंने ऐसा क्या ले लिया था आपका? उसने तंज मारा। सब कुछ ही तो ले लिया, रातों की नींद, दिन का चैन, वो गमगीन अंदाज में बोला। हद होती है, फ्लर्टिंग की पहली मुलाकात में इतना ओवर। उसने साफ गोई का मुज़ाहरा किया। ये हमारी पहली नहीं दूसरी मुलाकात है। हमाद ने तस्दीक की और आखिरी भी। उसने बाद मुकम्मल को जाने के लिए पलटी। अरे एक रुके तो सही, अपना नाम तो बता दे। हमाद ने फिर आगे आते हुए रुका। मैं इससे कोई मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया और उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया। अगर अभी ज़ैन उसके साथ ना होता तो वो इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देता, लेकिन फिर भी हमाद उसे देखता हुआ जाता हुआ देखकर मुस्कुराया, क्योंकि उसके बैग पर एक की चैन लटका हुआ था, जिस पर बहुत वाज़िया तौर पर नूर लिखा हुआ था। नूर अभी माल से आकर लॉन्च में रखे सोफे पर बैठी की थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर सरवत भी लॉन्च में आ गई। कल ही शॉपिंग। उन्होंने उसके बराबर सोफे पर बैठते हुए पूछा। मुख्तसर जवाब दिया। क्या लेने गई थी तुम? उन्होंने मज़ीद पूछा। ये बैग। उसने बैग की तरफ इशारा किया। बस एक बैग ही लेने गई थी, और बाकी पैसों का क्या किया? उन्होंने बैग देखते हुए सबसा किया। बस पैसों का बैग आ गया, उसने इत्मीनान से बताया। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है नूर, तुम 5,000 का बैग ले आई? वो सख्त हैरान हुई। हाँ तो जिस माल में गई थी मैं, वहाँ चीज़ें महंगी मिलती हैं, वो लापरवाही से बोली। तो क्या ज़रूरत थी तुम्हें वहाँ जाने की? उन्होंने गुस्से से कहा। अम्मी प्लीज़, मुझे नहीं अच्छी लगती छोटी-मोटी दुकानों की घटिया क्वालिटी की चीज़ें। उसने नगवारी से कहा। नूर इतना ऊँचा मत उठो, इंसान को हमेशा अपनी चादर देकर ही पाँव फुलाने चाहिए। सबसे ज़्यादा ख्वाहिशें इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। उन्होंने हकीकत का आईना दिखाना चाहा। मुझसे नहीं रहा जाता यूँ घुटकर और अपनी ख्वाहिशों को गला घोंटकर मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसने गुस्से से खड़े होते हुए कहा और पैर पकती हुई कमरे में चली गई, जबकि सरवत सर पकड़ कर रह गई।
रात के 11 बज रहे थे और रिजा अपने कमरे में लेटी माँ इसके बारे में सोच रही थी कि वो कौन है और नूर से क्यों मिलना चाहता है और उसे ये सब को नूर को बताना चाहिए या नहीं। पहले उसने फैसला किया कि नूर को इस बारे में बता देना चाहिए, लेकिन फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि पता नहीं नूर का क्या रद्द-ए-अमल होगा या फिर वो लड़का कोई आवारा या धोखेबाज किस्म का ना हो और नूर बिला वजह ही उसके चक्कर में फंस जाए। इसलिए रिचा ने खामोशी रहना ही बेटर समझा। बाकी अगर कल को वो लड़का खुद नूर को ढूँढ लेता है तो वो अलग-अलग बात है, तब की तब देखी जाएगी। यही सब सोचते-सोचते न जाने कब वो नींद की गोश में चली गई। यार रिचा, वो फेस्टिवल लगा है, तुम गई ना वहाँ? अतिया ने पूछा। रिचा क्लास खत्म होने के बाद अतिया क्लास वालों के साथ बातें करती हुई बाइक जाने जा रही थी। नहीं यार, बस सोच रही कर ही रह गई। उसने मुँह फुसौड़कर जवाब दिया। पागल, सिर्फ सोचो नहीं चली जाओ, बहुत अच्छा फेस्टिवल है, मैं गई थी कल मरियम के साथ। उसने मशवरा दिया। अच्छा हाँ, वैसे नूर भी बोल रही थी वहाँ जाने का, चलो फिर मैं आ जाऊँगी नूर के साथ। वो गोया नतीजे पर पहुँची थी। जाना बहुत अच्छा है, जाना बहुत अच्छा है। दोनों बातें करती हुई बाहर निकल गई और उनसे कुछ फासले पर चलता हुआ मास्क को सोच कर मुस्कुरा दिया। शाम के 7 बज रहे थे। रिजा और नूर दोनों फेस्टिवल में मौजूद मुख्तलिफ स्टॉल्स पर घूम रही थी। हाय गर्ल्स, किसी ने पीछे से कहा। दोनों ने पलट कर देखा तो हमाद उसके पीछे खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। तुम यहाँ भी आ गए? दोनों ने बेइख्तियार एक ज़ुबान कहा। तुम जानती हो इसे? रिजा ने मुतअज्जिब होकर नूर से पूछा। हाँ, ये 2-3 दफ़ा दिन से बिला वजह ही पीछे पड़ा हुआ है। नूर ने नागवारी से हमाद को देखते हुए जवाब दिया, जबकि हमाद के इम्तिहान में कोई फ़र्क नहीं आया। और तुम कैसे जानते हो इसे? अब नूर ने पूछा। मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ-पूछ कर रहा था ये यूनिवर्सिटी में। उसने भी साफ गोई का मुज़ाहरा किया। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? उन्होंने पहले आकर सीधा उसी से पूछा। कहीं सुकून से बैठकर बात करें, बजाय जवाब देने के समाज ने पेशकश की, जिस पर दोनों एक-दूसरे को जानो देखने लगे। ठीक है चलो, पहले आकर उन्होंने नतीजे पे पहुँचे और तीनों फूड कॉर्नर की जानिब चल दिए। क्या खाएँगे आप दोनों? हमारे ने दोस्ताना अंदाज़ में पूछा। तीनों अब एक मेज़ के गिर्द कुर्सियों में आमने-सामने बैठे हुए थे। कुछ नहीं, तुम्हें जो बात करनी है जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा फालतू टाइम नहीं है। उन्होंने स्पष्ट अंदाज़ में जवाब दिया। मर्ज़ी है हाँ, तो आप पूछ रही थी कि मैं कौन हूँ और क्या चाहता हूँ? मैं हमाद हूँ और मैं आपको मिसेज़ हमाद सुनाना चाहता हूँ। उसने बिना किसी तमहीद के इम्तिनान से अपना इरादा बताया, जिस पर दोनों हैरान हुई। तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? जानना पहचानो बातें तो देखो देखो। रजा ने फ़ोन लपटा। हाँ, तो जान-पहचान मिलने मिलाने से ही होती है ना? अब मुझे इजाज़त दें, मैं अपने घर वालों को आपके घर भेज दूँ, फिर हो जाएगी जान-पहचान। वो भी तुर्की ब तुर्की सहूलत से बोला। रिजा, उसे थप्पड़ तो मार रही है या मैं मारूँ? नूर ने गुस्से में हमाद को देखते हुए रिजा से पूछा। वाह बदमाशी! वो बिना असर लिए मुस्कुराया। चलो जा खड़ी हो। चलो रिजा खड़ी हो। उसने ये खड़े होते हुए कम दिया, साथ ही रिजा और हमाद भी खड़े हो गए। अब मैंने ऐसी भी कोई बात नहीं की है, कह दीजिए जो आप इतना गुस्सा कर रही हैं। उसने तो मुझसे रुकना चाहा। मैं कोई इतनी भी गुजरी नहीं हूँ कि किसी भी राह चलते से शादी के लिए हाँ कर दूँ। चलो रिजा, इसने दोस्ती से उसे जवाब देते हुए रिजा से कहा। प्लीज़ आप समझें, उन्हें समझाएं उन्हें। वो अपना रुख रिजा की जानिब करते हुए उससे खाते हुए जो खामोशी से सब देख रही थी। चलो रिजा, नूर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। उसे खींचती हुई लेगी, जबकि वह वहीं खड़ा बेबसी से उन्हें जाता हुआ देख रहा था। यार नूर, तुमने इसके साथ कुछ ज़्यादा ही तल्ख बर्ताव किया। रिजा ने कुछ सोचकर ध्यान दिलाया। दोनों इस वक्त टैक्सी की पिछली नशिस्त पर बैठी हुई थी और टैक्सी उनके घर की जानिब रवाना थी। और जो कर रहा था वो नहीं देखा तुमने? वो भी तेज़ अंदाज में तुर्की ब तुर्की बोली। यार फिर भी वो बहुत इज़्ज़त और तमीज़ से बात कर रहा था और किसी अच्छे घराने का पढ़ा-लिखा लड़का लग रहा था। वो गैर महसूस अंदाज़ में उसका दफ़ा करने लगी। अच्छे घराने के पढ़े-लिखे लड़के यूँ रास्ते में लड़कियों को प्रपोज़ करते हुए नहीं मिलते। उसने तड़क कर कहते हुए उसकी खुशफ़हमी दूर की, जिस पर जाने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर बाकी पूरा रास्ता खामोशी से तय हुआ। हमाद फेस्टिवल से घर जाने की बजाय अपने करीबी ही दोस्त साइम के घर आ गया। वो हमाद का बचपन का दोस्त है। दोनों स्कूल से ही साथ पढ़ते आ रहे थे। दोनों ही अपनी हर बात एक-दूसरे से शेयर करते थे। अभी भी हमाद उसके बेडरूम में बैठा हुआ था और उसे थोड़ी देर पहले होने वाले वाक़ये के बारे में सब बता रहा था, क्योंकि उसने नूर के बारे में उसे बताया था। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उसने इनकार कर दिया। मेरी तो अभी तक कहीं बात नहीं बनी नहीं और तुम चले थे इश्क लगाने। सारी बात सुनकर साइम ने तंज़िया अंदाज़ में कहा। मुझे तो लगता है मुझे तेरी ही नज़र लगी है मनूस। समाज ने उसी के अंदाज़ में जवाब दिया। हाँ, तो यार कैसा दोस्त है तू? तेरा दोस्त अभी तक सिंगल है और तू मिंगल होने की तैयारी कर रहा है। उसने शिकवा किया। यार साइम, कुछ कर यार, कोई आइडिया दे दे कुछ कर मदद कर। वो फिर सब बुलाकर उससे मदद माँगने लगा। अगर मैं कुछ कर सकता तो मैं भी अभी तक अपने लिए कुछ ना कर लेता। उसने मुँह छोड़कर कहा। हाँ, ये भी है। हाय रे मेरी किस्मत, मेरे पास एक ही घंटा और वो भी गंदा है। हमाद ने मसनूई तासुब से कहते हुए आँख भरी, जिस पर साइम ने पास पड़ा तकिया उसे खींच कर मारा, जिसे हमाद ने संवाद महारत से कैच किया और फिर सर के नीचे रखकर बेड पर लेट गया। तुम तो इस मामले में मेरी कुछ मदद कर ही नहीं सकते। अब लगता है मुझे इसकी सहेली से ही कुछ मदद लेनी पड़ेगी। हमाद ने पुरसोच अंदाज में बोला। क्या कहा? सहेली इसकी दोस्त भी है क्या? सिंगल है? कैसी दिखती है? सहेली का ज़िक्र सुनते सामने ने एक बार एक ही सांस में कई सवाल कर डाला। कैसी दिखती है? मोटी सी है, कमर में कुब है, कमर में कुब है, झुक-झुक कर चलती है, मुश्किल से कांधों तक आते आते बाल हैं, रंगत ऐसी कि फरीदा भी शर्मा जाए और आवाज़ ऐसी है कि कहना मुश्किल मर्द की है या औरत की, और ज़ुबान दराज़ तो ऐसी है कि पूछो मत। उसने पूरी सच्चाई से झूठी तफ़सील बताई। नहीं यार, और नाम क्या है? उसने तासुब भरी हैरत से एक और सवाल किया। रिजा नाम है। ये उसने सच बताया था। यार नाम तो अच्छा है। उसने बेसाख्ता तारीफ़ की। नाम से क्या होता है? याद नहीं है तुम्हें? एक दफ़ा अच्छे नाम के धोखे में आकर तुम्हारी फ़ेसबुक पर एक लड़की से दोस्ती हो गई थी। वो तो बाद में पता चला नाज़ुक सी सना के पीछे मोटी-मोटी मुच्छों वाला सनाउल्लाह था। हमाद ने माज़ी का कोई बुरा तजुर्बा याद दिलाया। ओह हाँ यार, चल छोड़ो, मेरी किस्मत में तो लगता है कोई वो है ही नहीं। छोड़, तू अपनी कोशिश में लगा रहे। इसने मुँह बसोर कर बेबसी से कहा, जिस पर वो दिल में महसूस हुआ। अगले दिन नमाज़ फिर रिजा से बात करने यूनिवर्सिटी आया, क्योंकि उसे थोड़ी उम्मीद थी कि क्या पता रिजा को नूर को मना ले। इसीलिए वो इसका क्लास से बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर में ही उसको वो नज़र आई। वो जल्दी से उसकी जानब आई। रिजा जी, उसने पुकारा तो वो रुक कर पलटी। प्लीज़ थोड़ी देर आपसे कुछ बात ज़रूरी करनी है। उसने मज़्ज़ब अंदाज़ में वजाहत से कहा तो वो अभी सोच में पड़ गई। कल जो कुछ भी हुआ आपके सामने ही हुआ है। आप जानती हैं कि मैंने कोई उल्टी-सीधी हरकत नहीं की। मैंने तो बस सीधा तहाँ अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया, पर इस पर भी आपके दोस्त ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। माज़ ने तुमसे बात की। दोनों कैंटीन में एक टेबल के गिर्द आमने-सामने बैठे थे। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? बस वो सीधे असल मुद्दे पे आई। आप अपने दोस्त को समझाएँ मेरे हवाले से। उसने भी सीधी बात की। देखिए, मुझे तो इन सब का यही हल नज़र आ रहा है कि अगर आप सच में इस मामले में संजीदा हैं तो इज़्ज़त से अपने घरवालों को नूर के घर भेज दें। उसने संजीदगी से मशवरा किया। हाँ, पर पहले नूर अपनी रज़ामंदी तो दे दे। वो मुझसे तो ठीक से बात नहीं कर रही है। अगर मेरे घरवालों के साथ भी ऐसा बर्ताव किया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसने वज़ाहत दी। और अगर उसने इनकार कर दिया तो उसने खदशा जताया, आप अगर मगर में ही उलझे रहेंगे तो फिर मैं तो क्या, कोई भी आपके लिए
कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में, किसी ना किसी मोड़ पर रिस्क लेना पड़ता है और आपकी ज़िंदगी अभी इसी मोड़ पर है। उसने सब का मुज़ाहरा करते हुए आईना दिखाया, ठीक है आप कहती हैं तो लेकर देखता हूँ ये रिस्क। वो भी शायद किसी नतीजे पर पहुँच चुका था। मम्मी मुझे आपसे एक बात करनी है, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, चाहता हूँ कि आप लोग मेरा रिश्ता लेकर इसके घर जाएँ। हमाद ने ऐसे-ऐसे कहा, रात के 10 बज रहे थे, वो अपने कमरे में शीशे के आगे खड़े होकर फ़रहत से बात करने की प्रैक्टिस कर रहा था। ओह यार! कितना मुश्किल होता है खुद अपने मुँह से अपने ही रिश्ते की बात करना या इसका के ने हमाद ने सब्र करते हुए खुद कलामी की। दोबारा ट्राई करता हूँ, मुझे आपसे एक बात करनी है। हमाज़ पागल हो गए हो क्या? ये अकेले-अकेले किससे बात कर रहे हो? तभी हमज़ा ने कमरे में दाखिल होकर उसे शीशे से बातें करते हुए देखकर पूछा, जिसके बायस उसकी बात बीच में रह गई। भाई अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो फ़ौरन उसकी जानिब आया। क्या बात करनी है बोलो? इधर आएँ, मुझे बैठे यहाँ। हमाज़ ने उसका हाथ पकड़कर उसे सोफ़े पर बिठाया और खुद भी उसके बराबर में बैठ गया। भाई वो दरअसल बात ये है कि उसने बात अधूरी छोड़ दी। हाँ, क्या ब बात है बोलो? वो मैं ना एक लड़की को पसंद करता हूँ, चाहता हूँ कि आप लोग उसके घर जाएँ। उसने नज़रें झुकाए रुक-रुक कर बताया, ओह! तो लड़की का मामला है। वो एकदम ही ज़ोर से बोला, "ऐसा भाई क्या कर रहे हैं?" उसने फ़ोन टोका, ओहो! तो लड़की का मामला है अब। इसने अफ़सर गोशी की। उफ़ भाई अब इतना भी ऐसा नहीं है। अच्छा अब आप मेरी मदद करें ना। वो उसे आगे करने लगा, क्या मदद करूँ? उसने नासमझी से पूछा, मम्मी से बात करें ना इस बारे में। मैं क्यों बात करूँ? तुम्हें शादी करनी है, तुम बात करो। समझा करें ना भाई, मुझे शर्म आ रही है। वो सर झुकाकर बोला, अच्छा इश्क लड़ाते हुए शर्म नहीं आई? उसने तंज़ मारा, यार भाई प्लीज़ ना अपनी शादी की बात नहीं की थी आपने मेरी मम्मी से। उसने मिन्नत की, नहीं मम्मी ने ही मुझसे खुद बात की थी क्योंकि मेरी और रुखसार की एंगेज मैरिज हुई है और तुम्हें भी अगर इतनी ही शर्म आ रही है तो अरेंज मैरिज कर लो। उसने इत्मीनान से जवाब दिया, मेरा प्यारा भाई नहीं है, कर लूँ ना मम्मी से बात। हमाद ने उसकी गर्दन के गिर्द बाजू माइल करते हुए लाड से कहा, पर अब प्यार आ रहा है आज भाई पर। तभी निशान साहब ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, हमाद इनको देखकर सीधा हो गया। पापा आप यहाँ? हमाद ने खड़े होते हुए पूछा। हमज़ा भी खड़ा हो गया था। क्यों, क्या मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता? उन्होंने बेड की जानब आते हुए पूछा। नहीं, नहीं, मेरा मतलब कोई काम था तो मुझे बुला लेते। उसने वज़ाहत दी। अरे नहीं, कोई काम नहीं था, बस ऐसे ही आ गया। उन्होंने बेड के पैराने पर बैठते हुए कहा तो वो दोनों भी वापस सोफ़े पर बैठ गए। और तुम दोनों बताओ इस वक़्त एक साथ खैरियत और ये भी अभी-अभी अब तुम्हें हमज़ा पे इतना प्यार क्यों आ रहा था? वो इनसे पूछने लगे। वो असल में ऐसा है पापा भाई हैं ये मेरे और इनसे तो मैं हमेशा प्यार करता रहूँगा। उसने लम्हा भर को घबराहट को वज़ाहत की। अच्छा चलो अच्छी बात है। वो पापा दरअसल हमास को आपसे कुछ बात करनी है। तो तभी हमज़ा बोला। हाँ, कहो कौन-सी बात भाई? कौन जान बना वही जो तुम अभी मुझसे कर रहे थे। उसने याद लाया। आप बोलो भाई। हमाद ने सरगोशी की, क्या बात अब बोल भी दो। उन्होंने उलझकर कहा, जबकि हमाद नज़रों ही नज़रों में उनकी मिन्नतें करने लगा, जिसके बाद हमज़ा को आखिरकार इस पर तरस आएगी। वो पापा दरअसल बात ये है कि हमाद से लड़की को पसंद करता है, चाहता है कि हम लोग उसके घर जाएँ। उसने आहिस्ता से बताया और हमाद का दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। निशान साहब उसकी बात सुनने के बाद काफ़ी गहरी नज़रों से हमाद को देखने लगे थे। उसने घबराकर इधर-उधर देखना शुरू कर दिया। वो कुछ ही देर यूँ ही उसे देखते रहे, फिर अचानक ज़ोरदार कहका लगाकर हँसने लगे। अरे पागल, ये बात बोलने में तुम इतना घबरा रहे थे। अरे न यही तो उम्र होती है इन सब बातों की। बल्कि अभी 2-3 दिन पहले मैं खुद तुम्हारी अम्मी से कह रहा था कि तुम्हारी जानब से अब तक कोई ऐसा इशारा क्यों नहीं मिला। उन्होंने आराम से बताया, जबकि वो दोनों कब-कब उन्हें देखने लगे। अब क्या मुझे घूरे जा रहे हो? कुछ बताओ इस लड़की के बारे में कि कौन है, कहाँ रहती है, कहाँ मिली, कब जाना है, कहाँ जाना है? अ उन्होंने ध्यान दिलाते हुए सवाल उठाया। ठीक थैंक यू पापा। हमास का यकदम सोफ़े पर से उठकर उसके गले लग गया। अच्छा, तो मेरे आने से पहले इसलिए प्यार आ रहा था तुम्हें हमज़ा पर, वो भी नतीजे पर पहुँच गए। फिर अपने घर पर ये बोलकर कि उसे नूर से कुछ कहा, सवाल पूछने हैं, नूर के घर आई और उसे थोड़ा समझाने, और उस वक़्त दोनों नूर के बेडरूम में ही बैठी हुई थी। यार रीटा, तुम इसकी वकालत क्यों कर रही है? वो उकताकर बोली। मैं किसी की वकालत नहीं कर रही, मैं बस तुम्हें समझा रही हूँ। तुम इसके साथ बहुत ज़्यादा ही तलख़ हो रही हो। एक बार उसके घरवालों को आने दो, क्योंकि अगर वो कोई फ्लर्टी लड़का होता तो कभी अपने घरवालों को तुम्हारे घर भेजने की बात नहीं करता। मुझे वो अच्छा लड़का लग रहा है। उसने फिर तमुल से समझाना चाहा, तो फिर क्या करूँ मैं? उसने लिए अंदाज़ में पूछा। हो सकता है कि कुछ दिनों में उसके घरवाले आएँ तुम्हारे घर, प्लीज़ ज़रा सही बर्ताव करना उनके साथ। उसने पेशीनगोई करते हुए तकीद किया, तुम जानती तो हो कि मैं अभी ये शादी-वादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहती। मुझे अभी आगे बहुत कुछ करना है, अपनी पहचान बनानी है, अपना करियर बनाना है। नूर ने याद दिलाया। हाँ, तो वो लोग कौन-सा आते ही तुम्हें रुखसत करवा के ले जाएँगे। तुम हमारे से बात करना इस बारे में, वो ज़रूर तुम्हें सपोर्ट करेगा इस मामले में। उसने गोया हल निकाला। अच्छा चलो छोड़ो ये सब बातें। ये बताओ कि अपने घरवालों को यहाँ भेजने का कैसे? उसे तो मेरा घर ही नहीं मालूम। उसने नया सवाल उठाया, तुम्हें लगता है कि उसके लिए तुम्हारा घर ढूँढना कोई मुश्किल काम होगा? रीटा ने बजाय जवाब देने के गहरे अंदाज में उल्टा सवाल किया, जिस पर उसके पास कोई जवाब नहीं था, बस मुँह बनाकर रह गई। फिर हमाद ने अपनी बात सच कर दिखाई। अगले ही दिन अ, शाम में करीब 5 बजे वो अपनी पूरी फैमिली को नूर के घर के बाहर छोड़कर चला गया। वो आगे आगे बाइक पर था, वो पीछे कार में। ये लोग उसे फॉलो कर रहे थे। कार हमज़ा ड्राइव कर रहा था, बराबर में से ज़ीशान साहब बैठे थे और पीछे नशे पर रुखसार और फ़रहत बैठी हुई थी। या अल्लाह, इस लड़के को भी लड़की पसंद करने के लिए यही मल्ला मिला था। फ़रहत ने कार से उतरकर नूर के घर की जाने जाते हुए कोफ्त से कहा, जबकि हमाद जा चुका था। अरे बेगम, भला प्यार भी गली मोहल्ला देखकर किया जाता है क्या? ज़ीशान साहब ने सुलझ से कहा। हमज़ा ने आगे बढ़कर डोर बेल बजाई और थोड़ी देर में ही दरवाज़ा खुल गया। ये किससे मिलना है आपको? दरवाज़ा खोलते ही सरबत ने पूछा। वालेकुम सलाम, इस नूर वाजिद का घर यही है ना? हमज़ा ने तायद, शायद जी यही है, क्या काम है आपको इससे? उन्होंने मुहतात अंदाज में पूछा। किया मैंने, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम अंदर आकर बात कर सकते हैं? तभी ज़ीशान साहब ने आगे बढ़कर कहा। सरबत को ये लोग शरीफ बनाने के ही लगे थे, इसलिए उनको अंदर आने का रास्ता देते हुए किनारे पर मोमी और ये लोग अंदर आ गए और फिर वो उन्हें लेकर ड्राइंग रूम में आ गए। जी बोलें, क्यों मिलना चाहते हैं आप लोग नूर से? वो सीधा असर बात पर आई, जबकि सभी सोफे पर बैठ चुके थे। देखिए बहन, हमें ज़्यादा घुमाकर फिराकर बात नहीं करेंगे। बात तो सही है कि मेरा छोटा बेटा हमारा आपकी बेटी को पसंद करता है और इसी सिलसिले में इसने हमें यहाँ भेजा है। हम आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। अपने बेटे बेटे के लिए ज़ीशान साहब ने साफ लफ्ज़ों
बताया वो तो पहले ही इन लोगों की आमद पर हैरान थी और अब उनकी बात सुनकर दंग रह गई। मेरा नाम ज़ीशान है, ये मेरी बीवी फ़रहत और ये मेरा बेटा और बहू। हमारा अपना बिज़नेस है, हमाज भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुका है और हमारे साथ ही बिज़नेस संभालते हैं। उन्होंने सबका तारीफ़ करवाया। वो सब तो ठीक है, पर कहीं आप लोगों को कोई गलतफ़हमी तो नहीं हुई? आप लोग कहाँ और हम लोग कहाँ? वो अभी तक हैरान हुई। नहीं बहन, हमें कोई गलतफ़हमी नहीं हुई। वैसे भी ये स्टेटस से छोटे-बड़े का फ़र्क वगैरह तो हम इंसानों ने बनाया है, वरना हम सब इंसान एक जैसे ही हैं। वो इंसान से बोले, अगर आप बुरा ना माने तो अपनी बेटी को बुलाएँ। तभी फ़रहत ने ध्यान दिलाया। ये भी बताती हूँ उन्होंने कहा और उठकर ड्राइंग रूम से बाहर चली गई। नूर जल्दी उठो और मुँह हाथ धोकर कपड़े बदल लो। सरबत ने कमरे में दाखिल होते हुए इज्जत में नूर से कहा, जो अपने बेड पर बैठी लैपटॉप में मगन थी। क्यों, क्या हो गया है? उसने नसमझी से पूछा। तुम्हें देखने कुछ लोग आए हुए हैं भाई। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पर देखने में तो अच्छे घराने के शरीफ लोग लग रहे हैं। कह रहे हैं कि अपने बेटे के कहने पर उनका रिश्ता लेकर आए हैं। इसका रिश्ता लेकर आए हैं तुम्हारे लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कितनी फिक्रमंद थी मैं तुम्हारे रिश्ते की। और देखो, अल्लाह ने खुद ही हमारे घर रहमत भेज दी। सच में अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। उन्होंने अलमारी से में से कपड़े निकालते हुए जल्दी-जल्दी सब बताया, जबकि वो समझ गई थी ये तो यकीनन हमास के घर वाले होंगे। चलो जल्दी से ये कपड़े पहनो और बाहर आओ। उन्होंने एक पिंक कलर का सलवार कमीज उसकी जान बढ़ाते हुए कहा। वो सूट लेकर मुँह धोती वो बनाती हुई बाथरूम में चली गई, जबकि वो रिजा को फ़ोन करने लगी। ये लोग कहने को तो हमारी पड़ोसी है, पर अपनों से भी बढ़कर है। नूर के अब्बू के इंतकाल के बाद जब जब भी हमें किसी काम में मर्द की ज़रूरत पड़ी, सलीम भाई ने बाकी बिल्कुल भाइयों की तरह मेरी मदद की है, तो इसलिए मुझे लगा कि इस मौके पर इन लोगों का भी यहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। सरबत ने सलीम साहब और रुबीना रिजा के वालिदैन का तारुफ करवाया। बहुत अच्छा किया बहन, बल्कि ये तो मामला ही ऐसा है कि लोगों से सलाह मशवरा करना चाहिए। जिशान साहब ने तारीफ की। इतने में रिजा नाश्ते की ट्राली लेकर ड्राइंग रूम में दाखिल। अस्सलाम वालेकुम। रिजा ने सबको सलाम वालेकुम। ये है आपकी बेटी नूर? फरहत ने पूछा। अरे नहीं नहीं, ये तो सलीम भाई की बेटी है रिजा। मैंने अपने ने उसे कहा था कि मेहमानों के लिए चाय वगैरह लेकर आए। उन्होंने वजाहत दी। अच्छा अच्छा, क्या ज़रूरत थी बहन इस तकल्लुफ़ की? ज़ीशान साहब ने अकलाकन बोले। वहाँ की बेटी नहीं आई अभी तक। फरहत ने फिर पूछा। रिजा बेटी थी, ज़रा देखो तो। जाके नूर को सरबत ने कहा तो सरबत लाती वापस चली गई। नूर देखा, इसने अपनी बात पूरी कर दिखाई। रिजा ने कमरे में दाखिल होते हुए खुशी से कहा। नूर शीशे के आगे खड़ी फल बनाने थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब चलो भी, वो लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, कहते हुए करीब आई। तुम्हें बड़ी जल्दी हो रही है? मेरी शादी की मुँह बनाकर बोली। हाँ बेटा, बेटा जी ज़रा चल कर देखो तो इन लोगों को। बिल्कुल तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक हैं वो लोग, अमीर खानदान से। रिजा ने इतला दी। सच्ची? उसने यकीन से वजन और नहीं तो क्या, तुमने जो अंदाज़ हमाद और उसकी फैमिली के बारे में लगाया था वो गलत था। वो लोग कोई मिडिल क्लास लोग नहीं है। उसने मज़ीद भी बताया और उसके सब बताने के बाद नूर को अब वहाँ उनका आना इतना बुरा नहीं लगा। चलो अब जल्दी दुपट्टा ओढ़ो, चलो भाई। रिजा ने ध्यान दिलाया तो वो नूर दुपट्टा ओढ़ कर उसके साथ बाहर आ गई। शाम के 7 बज रहे थे। इन लोगों को नूर के घर गए हुए 2 घंटे हो चुके थे, पर अभी तक वो लोग वापस नहीं आए थे। हमारे बेचारी से अपने कमरे में टहलते हुए बार-बार टहली में आकर देख रहा था। चाचू पेट बालकनी ने जैन ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। नहीं बेटा, अभी मेरा मूड नहीं है, ऐसा करो लाबिया के साथ खेल लो। उसने जैन की 4 साला बहन का नाम ले कर डाला। नहीं चाचू, इसके साथ मज़ा नहीं आता, इतनी सी तो है वो। उसने मुँह बनाया तो फिर खुद कुछ और खेल लो। उसने फुरा दिया कि तभी कार रुकने की आवाज़ हमास फटाफट कमरे से बाहर भागा। ज़ैन भी उसके पीछे आया। जबकि तक वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आते वो लोग भाग में आ चुके थे। सबके साथ-साथ वो संजीदा हो रहे थे। गुड़िया, ठंडा पानी लाओ मेरे लिए। फरहत ने मुलाज़िमा को आवाज़ दी। वो भी तब तक लोगों के करीब आ चुका था और ज़ैन हमज़ा की गोद में चढ़कर बैठ गया था। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? ने सोफ़े पर बैठते हुए पूछा। खैरियत ही है, क्या हुआ ना है? ज़ीशान साहब ने लिए अंदाज़ में कहा। तब तक मुलाज़िमा पानी लेकर आई। क्या बात हुई आप लोगों की वहाँ? आप लोग मिले नूर से? उसने हाँ, मिले थे। ज़ीशान साहब बोले। तो फिर क्या हुआ? कैसी लगी आपको वो? और उन लोगों ने क्या जवाब दिया? उसे जानने का तजस्सुस हुआ। भाई हमें तो वो लड़की और वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे और उन लोगों का भी दिल मुतमईन नहीं हो रहा था हमारी जानिब से। फरहत ने पानी पीकर बताया। क्या, क्यों अच्छे नहीं लगे वो लोग आपको? और उन्हें हमारी जानिब से किस बात पर मसला है? उसने हैरानी से पूछा। उसे खदशा हो रहा था कि शायद उन्होंने लोगों के साथ भी ठीक बर्ताव नहीं किया होगा। भाई एक तो उनके और हमारे स्टेटस में इतना फ़र्क है। दूसरा ये कि फरहत ने कहते-कहते बात अधूरी छोड़ दी और हँसने लगी। जबकि देखकर बाकी सभी हँस रहे थे। हमाज़ नासमझी से सब देखने लगा। भाई सॉरी, पर मुझे से उसकी शक्ल देखकर और हँसी कंट्रोल नहीं हुई। फरहत ने मुझसे हुए कहा। ये हो क्या रहा है, कोई बताएगा मुझे भी? हमाज़ ने नासमझी से पूछा। अरे भाई, मज़ाक कर रहे थे हम लोग तुम्हारे साथ। हमें वो लड़की और लोग वो दोनों ही अच्छे लगे और उन लोगों को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं, बल्कि कुछ दिनों में जाकर नकाह की तारीख भी तय कराएँगे। ज़ीशान साहब ने असल बात बताई। सच्ची? उसने कुछ बार हैरत से पूछा। मुच्ची, हमज़ा ने जवाब दिया। कुछ दिनों बाद जाके ये लोग उनके नकाह और मंगनी की तारीख तय कर आए। ये लोग तो सीधा नकाह ही करना चाह रहे थे, पर सरवत ने कहा था कि उन्हें तैयारी के लिए थोड़ा वक़्त चाहिए। भले ही ये लोग जहेज़ वगैरह नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी और भी बहुत सी तैयारियाँ करनी होती है, इसलिए 2 हफ़्ते बाद सादगी से बस घर ही घर में दोनों की मंगनी तय कर दी कि नकाह 3 महीने बाद था, क्योंकि हमाज़ के लिए मंगनी तक और मंगनी से नकाह तक का इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा था। देखते ही देखते 2 हफ्ते गुज़र गए और उनकी मंगनी का दिन आके रात के 8 बज रहे थे। मंगनी ज़ीशान साहब के घर के लॉन में की गई थी और वादे के मुताबिक ज़ीशान साहब ने सिवाय सकब साहब की फैमिली और साइन के और किसी को नहीं बुलाया था, क्योंकि सकब साहब हमाज़ के मामू थे और इन लोगों का बहुत ज़्यादा मिलना-जुलना था उनसे। और साइन को हमाज़ ना बुलाता ये तो मुनामुमकिन था। साइन के वालिदैन नहीं थे, वो अपनी दादी के साथ रहता था, अभी उन्हीं के साथ यहाँ आया हुआ था। नूर की जानिब से उसके भी मामी-मामू की फैमिली और रिजा की फैमिली शामिल थी। रात को लाइटों से हल्का-फुल्का सजाया गया था। सब लोग आ चुके थे, इसलिए ज़ीशान साहब ने कहा था कि मंगनी की रस्म अदा कर दी जाए। नूर और हमाज़ को अलार्म के वस्त में लाया गया और बाकी लोग उसके गिर्द खड़े थे। नूर ने डार्क ब्लू कलर की टखनों तक आती हुई जॉर्जेट की कमीज़ पर फलाफल के साथ पहनी हुई थी और पूरे सूट पर स्पिन गिनने लगे हुए थे। स्टेप कटिंग बाल खुले हुए थे। सूट का हम रंग दुपट्टा कंधे पर डाला हुआ था और हल्की-फुल्की जोड़ली पहनी हुई थी। हमारे ने ब्राउन कलर शलवार कमीज़ पहना हुआ था, जिसके कंधे पर गोल्डन रंग के नग लगे हुए थे। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी बनाई तो पूरा लॉन तालियों से गूंज उठा। फिर अंगूठी बनाने के बाद साइड ने सबकी तस्वीरें खींची। फिर सब लोग अलग-अलग होकर बातों में मसरूफ़ हो गए।
रिजा बेटी ज़रा यहाँ आना। तभी सरबत ने नूर के साथ बातें करती रिजा को पुकारा तो वो सहलाती हुई उनकी जानब आ गई। रिजा का नाम सुनकर सर ने चौंक कर उसकी जानब देखा। रिजा ने ब्राउन रंग की टखनों तक आती फराक चूड़ीदार पजामा के साथ पहनी हुई थी और रंग दुपट्टा ही इस तरीके से सर पर ओढ़ा हुआ था। वो कुछ देर रिजा को देखा, देखता रहा, फिर कुछ सोचते हुए हमास की जानिब बढ़ा, पर हमास नूर के साथ खड़ा कुछ बात कर रहा था, इसलिए उसे अभी वहाँ जाना मुनासिब नहीं लगा, तो उसने राधा मुलतवी कर दिया। अगले दिन क्योंकि इतवार था इसलिए हमास देर से सोकर उठा था और आकर शीशे के आगे खड़ा बाल बना रहा था। टिक टिक तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, उसने यूं ही इजाज़त दी। छोटे साहब, वो साइम साहब आपसे मिलने आए हैं, मुलाजिम ने बताया, जबकि वो समझ गया था कि साइम क्यों आया होगा। ठीक है, यहाँ ही भेज दो उसे, उसने कहा तो मुलाजिम सहलाकर वापस चला गया। वह ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखकर मुस्कुराते हुए सोफे पर आकर बैठ गया और अपना मोबाइल चलाने लगा। थोड़ी देर में साइम कमरे में दाखिल हुआ। गुड मॉर्निंग, हमास ने मुस्कुराकर कहा, मगर साइम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके बैठ के जाना बढ़ा और हमास का तकिया उठाकर उस पर हमला कर दिया। क्या कहा था तुमने? उसकी दोस्त मोटी है, कमरे में खूब है और फ्रैकन जैसे लड़का तो बदी सी है आवाज़ और जबानदाराज से साइम ने तकिए से उसे मारते हुए कहा, अबे यार क्या कर रहा है, मुझे बोलने तो दे। उसने खुद को बचाना चाहा। पहले तूने कौन सा सच बोला था? उसने रुक कर कहा। अबे यार मजाक किया था मैंने, उसने अपने बाल ठीक करते हुए वजाहत की, पर मैं सीरियस हो गया था यार। उसे तकिया वापस बेड पर फेंक कर हमास के बराबर में बैठते हुए कहा, तो फिर अब क्या तुम चाहते हो? हमास ने मैंने तेजी से पूछा। ये भी मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। साइम ने भी उसी अंदाज में कहा, तो दोनों मुस्कुरा दिए। नूर हमास की मंगनी को एक हफ्ता हो चुका था और रिजा ने भी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली थी और इस एक हफ्ते में नूर हमास दोबारा मिले नहीं थे, बस फोन पर ही बात होती थी और नूर का नंबर भी हमास ने रिजा से लिया था। पर इस हमास का प्लान नूर से कहीं बाहर मिलने का था, लेकिन नूर नहीं मान रही थी। यार रिजा, ये बैठे-बैठाए तुझे क्या शॉपिंग का भूत चढ़ गया है? आज उनकी मेल का जवाब आने वाला है। कहीं हमने ने मॉडलिंग के लिए अपनी फ़ोटोज़ भेजी हैं। उन्होंने बाज़ार से कहा, दोनों इस वक़्त एक मॉल में घूम रही थी। तो हाँ, तो मेल तुम घर वापस आकर भी चेक कर सकती हो। आराम से बोली। अच्छा, अब तुम्हें लेना क्या है? बस घूमने जा रही हो? उसने मेरा सवाल कहता तब हमने से आवाज़ आता हुआ नज़र आया। जब तक नूर को सब समझ आया था, वो उन लोगों के रिवाजों का अच्छा, तो इसलिए अचानक मैं शॉपिंग का दौरा पड़ रहा था। नूर ने सब सोचते हुए कहा, तो रिजा कंधे पे जाकर मुस्कुरा दी। इन्हें मैंने कहा था आपको यहाँ लाने के लिए। हमास ने खुद ही वज़ाहत की। और फरमाबरदार ने हुक्म की तामील भी कर दी। नूर फ़ौरन बोली, चलें कहीं बैठते हैं। हमास ने पेशकश की। नहीं, आप लोग जाएँ, मुझे ज़रा कुछ चीज़ें लेनी है। रिजा ने माज़रत के लिए, क्योंकि उसे ऐसे दोनों के बीच रहना ठीक नहीं लग रहा था। फिर नूर हमास एक जानब चले गए और रिजा एक जानब। फिर तुम फिर वही ज़िद कर रही हो। हमास थोड़ा संजीदा हुआ। दोनों एक रेस्टोरेंट में आमने-सामने बैठे थे। ये ज़िद नहीं है, मेरा शौक है, मेरा जुनून है और मैं इसे हर कीमत पर पूरा करूँगी। नूर ने ढीठपन का मुज़ाहरा किया। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम जिस फील्ड में जाना चाह रही हो वो ठीक नहीं है, वहाँ औरतों की कोई इज़्ज़त नहीं होती। तुम कुछ अरसे बाद मेरी बीवी बन जाओगी और मुझे ये बात ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बीवी गैर मर्दों के सामने इस किस्म का काम करे। उसने समझाना चाहा, क्या मतलब इस किस्म का? मैं कोई तवाइफ नहीं बनने जा रही, मैं मॉडल बनूँगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसने बिना डरे हतमी फैसला सुनाया। मैं रोक सकता हूँ और मैं रोकूँगा। वो भी दूब-दूब बोला, रोक लो पर मैं नहीं रुकूँगी, और अगर इतना ही ख्याल है ना अपनी इज़्ज़त का, तो कर लो किसी घरेलू औरत से शादी, जो घर की चारदीवारी में कैद होकर पागलों की तरह बस दिन-रात गुलाम बनकर मेरी खिदमत में लगी रहे। मुझसे नहीं होगी ये गुलामी। उसने खारत से कहा, नूर, शादी किसी गुलामी का सौदा नहीं होती, ना ही बीवी कोई गुलाम होती है। चारदीवारी को तुम कैद कह रही हो, वो कैद नहीं, हदूदें हैं जो औरत की हिफाज़त के लिए बनाई गई हैं। जो औरत इन हदूदों को रौंद कर बाहर निकलती है ना, उन्हें इंसान नमाज़ भीड़ के नोच खाते हैं, जो उनकी घात लगाकर बैठे होते हैं। इस्लाम ने औरत को कैद नहीं महफूज किया है। उसने फिर से साफ से समझाया, मुझे तुम्हारी नसीहत में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ कि करूँगी मैं वही जो मेरा दिल चाहेगा, आगे तुम्हारी मर्ज़ी। उसने खड़े होते हुए दो टोकन ताज में कहा। वो बिना इसका जवाब सुने वहाँ से चली गई, जबकि वो बेबसी से उसे जाते हुए देखकर रह गया। हमास से बात करने के बाद नूर रिजा को लेकर सीधी करने के बाद नूर रिजा को लेकर सीधी घर आ गई। रिजा ने उससे पूछा भी कि क्या हुआ है, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मंगनी के बाद जब हमास फ़ोन पर बात कर रहे थे, उसने तब भी उसे अपनी मॉडलिंग की ख्वाहिश के बारे में बताया था और हमास ने साफ इनकार कर दिया था। इसी बात पर अक्सर फ़ोन पर भी दोनों की ज़िद बहस हो जाती और अभी इसी मसले पर बात करने के लिए हमास ने नूर को यहाँ बुलाया था। पर नूर का रद्द-अमल देखकर हमास को अंदाज़ा हो गया था कि नूर के तेवर ठीक नहीं है थे। रात के 11 बज रहे थे। हमास बेड पर लेटा हुआ मुसलसल नूर को फ़ोन कर रहा था, पर वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। उसने नूर को मैसेज किए पर कोई जवाब नहीं आया था। आखिरकार काट उसने फ़ोन रख दिया और सोने की कोशिश करने लगा। टिक 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 हमास ने दरवाज़े पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद ही दरवाज़ा खुल गया। अस्सलाम वालेकुम, हमास ने सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, तुम अभी सुबह-सुबह सब खैरियत तो है ना? सरवत ने हैरानगी से पूछा। जी आंटी खैरियत है, वो बस एक दोस्त से मिलना आया था यहाँ, तो सोचा आप लोगों से भी मिलता चलो। उसने झूठ बोला। अच्छा अच्छा, आओ अंदर आओ। उन्होंने किनारे पर होते हुए कहा, तो वो अंदर आ गया, जिसके बाद वो उसे लेकर लॉन्च में आ गई। बैठो बेटा। उन्होंने सोफे की जानिब इशारा करते हुए कहा, तो वो बैठ गया। खैरियत, ये गिफ्ट किस लिए लाए हो? उन्होंने उसके हाथ में पकड़े हुए रेड कलर के रैपर में पैक गिफ्ट बॉक्स की जानिब इशारा करते हुए कहा, ये मैं नूर के लिए लाया था। उसने सीधी तरह बताया। अच्छा, अच्छा, तुम रुको, मैं अभी भेजती हूँ। उसी को कहकर अंदर नूर के कमरे की जानब चली गई। थोड़ी देर में नूर पैर पकड़ती हुई लॉन्च में आई। गुड मॉर्निंग, हमास ने खड़े होकर मुस्कुराकर कहा, क्यों आए हो यहाँ? उसने नागवारी से पूछा, तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही थी, तो सोचा खुद ही आकर तुम्हें सॉरी बोल दूँ और ये भी दे दूँ। उसने कहते हुए बॉक्स उसकी जानब उठाया। मुझे ना तो तुम्हारी सॉरी की ज़रूरत है, ना ही तुम्हारे गिफ्ट की। चले जाओ यहाँ से। उसने बॉक्स के लेकर बेदर्दी से एक जानब फेंका। नूर की इस हरकत पर हैरान हुआ। हमास ने उसकी जानब देखा जहाँ उसने बॉक्स फेंका था, तो वो और हैरान हो गया, क्योंकि बॉक्स रिजा के पाँव के पास पड़ा हुआ था और रिजा हाथ में चीनी का डब्बा पकड़े हुए हक्का-बक्का सी दोनों को देख रही थी। हमास ने एक नज़र नीचे पड़े गिफ्ट पर डाली और एक नज़र नूर पर, फिर बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया और नूर भी वापस अपने कमरे में चली गई, जबकि रिजा वहीं खड़ी रह गई। हमास को नूर की हरकत से बहुत दुःख हुआ। वो तो इस उम्मीद पर सुबह-सुबह ऑफ़िस जाने से पहले नूर के पास आया था कि उससे सॉरी बोलने से नूर पिछली बातें भूल जाएगी, पर यहाँ तो सब कुछ उसकी तवक्को के बरअक्स हुआ और रज़ा के सामने ये सब होना उसे और बुरा लग रहा था। हमास को अचानक ये ख़्याल आया कि कहीं इसने कोई गलत फ़ैसला तो नहीं कर लिया। दूसरे दिन नूर ने फ़ोन करके हमास से अपने रवैये पर माज़रत की। हमास ने नूर से नॉर्मली बात की, पर फिर भी उसके दिल में एक गिरान सी पड़ गई। फिर तो ये मामूली बन गई। हर दूसरे दिन दोनों का किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाता। हर बार हमास ही सुलह में पहल करता और नूर एक अजीब हरकत करती थी कि जब भी सुलह के साथ हमास नूर को भी कोई गिफ्ट देता, अगर वो गिफ्ट कीमती होता, जैसे कि कोई रिंग, लॉकेट, घड़ी, परफ्यूम होता, तो नूर वो रख लेती। पर अगर गिफ्ट मामूली सा होता, जैसे कोई शोपीस, कोई टेडी बियर, कोई
बैंक और तो नूर से हमास के सामने तो नहीं फेंकती थी, पर बाद में उसे घर में कहीं फेंक देती या फिर सरवत से कहती कि किसी को दे दे या कचरे में डाल दिया जाएगा। वक्त ऐसा ऐसा गुजरता गया और अब इन दोनों की शादी में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी थे। हमास ने साइम से कहा था कि अगर वो सच में रिजा में दिलचस्पी रखता है तो अपनी दादी को इसके घर भेज दे, पर साइम ने कहा था कि अभी वो पहले सही तरह से स्टैब्लिश हो जाए, फिर उस बारे में सबसे बात करेगा। और दूसरी जानब नूर को भी ऐसी खबर मिली थी कि उसके पाँव ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे, वो एक जगह मोल्डिंग के इंस्ट्रक्ट हो गई थी। और ज़ाहिर है ये बात हमास को भी पता चली और उसने उसे फिर रोका। सरवत ने भी उसे समझाया पर इसने किसी की नहीं सुनी और डॉक्टर से मिलने चली गई। नूर तुम फिर वही अपनी वाली कर रही हो, अब तो एक हफ्ता रह गया हमारी शादी में, इस पर ध्यान दो, छोड़ दो इन सबको। हमास ने चिढ़कर कहा। रात के 11 बज रहे थे और दोनों फ़ोन पर बात कर रहे थे। मैंने कहा ना कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, पर मोल्डिंग नहीं छोड़ूंगी, और अब जब मैं सेलेक्ट भी हो चुकी हूँ तभी तो बिल्कुल भी नहीं। उसने भी जवाब दिया, चलो और किसी का नहीं तो अपनी माँ का ही ख्याल कर लो, वो भी तुम्हारी इस जिद की वजह से परेशान रहती है। उसे दूसरी राह निकाली। तो मैंने कहा है उन्हें कि परेशान हो खुद ही होती है, और तुम्हारे पीछे भी मैं नहीं आई थी, तुम ही आए थे मेरे पीछे, इसलिए मैं किसी के लिए अपनी ख्वाहिश अधूरी नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है, समझे तुम। उसने दो कहा बिना उसका जवाब सुनने कॉल काट दी, जबकि हमास ने भी एक ठंडी आवाज़ का फोन रख दिया। ये कहाँ जा रही हो तुम इतना सज सवर कर? सरवत ने नूर से पूछा जो कहीं बार जा रही थी। डॉक्टर सबसे मिलने बुलाया है, शूट के हवाले से कुछ बातचीत करनी है। उसने अपने स्टेप कटिंग बालों को झटकते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की, 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है, तुम्हारे घर पर बैठो। उन्होंने सख्ती मना किया, मेरा वहाँ जाना जरूरी है, मैं नहीं रुकूंगी, मैं वहाँ जाऊँगी। उसने जीतपन से कहा, मैं भी देखती हूँ तो कैसे जाती है। उन्होंने कहते हुए उसे बाजू से पकड़ा और कहती उसके कमरे में ले गई। उन्होंने मजामत की, पर सरवत ने एक ना सुनी और उसे कमरे में बंद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, रिजा ने लॉन्च में दाखिल होते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, सरवत ने जवाब दिया। ये देखें आंटी, मैंने भी बिल्कुल ब्राइडल मेहंदी लगवाई है, आकर ब्राइडल की दोस्ती हूँ। उसने अपने मेहंदी लगे हुए हाथ उसके सामने करते हुए कहा, जिस पर लगी मेहंदी सूख चुकी थी। अच्छी लग रही है, उन्होंने तारीफ की। वैसे ब्राइडल साहबा है कहाँ? उसे ही तो दिखाने आई हूँ मैं। ये कमरे में बंद है, मैंने बंद किया हुआ है, मैंने उन्होंने संजीदगी से बताया। क्या बंद किया हुआ है? पर क्यों आंटी? उसने हैरत हुई। दमा ख़राब हो गया है इसका, 2 दिन बाद शादी और चली थी शूट के लिए डॉक्टर से मिलने। उन्होंने गुस्से से वजाहत की, ओ तो मैं मिल लूँ आंटी इससे, उससे ज़्यादा चल भी लूँ, मैं से मिलने की ही दमा ख़राब हुआ हुआ इसका। उन्होंने इजाज़त देते हुए अंदाज़ा लगाया। देखती हूँ आंटी, मैं इसे समझाकर। उसने सोच अंदाज में कहा और कमरे की जानिब चली गई। टिक टिक टिक, नूर दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ रिजा। उसने दस्तक देते हुए कहा। दरवाज़ा बंद बाहर से तो बंद था, पर नूर ने अंदर से भी बंद कर लिया था। अब खोल नहीं रही थी। फिर थोड़ी देर में उसने दरवाज़ा खोल दिया। नूर का हुलिया बिखरा हुआ लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत रोई हो। कमरे में भी सारा सामान बिखरा पड़ा था। रिजा उसे लेकर अंदर आ गई, उसे बेड पर बैठाकर पानी पिलाया और उसे समझाने लगी। इन लोगों ने मेहंदी माया जैसी कोई रस्म नहीं रखती, बस सीधा सा नकाह था और उसके बाद रुखती और दूसरे दिन वलीमा। आज हमाज़ और नूर का नकाह था। दोनों ही तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। हमाज़ भी खुश था, उसे उम्मीद थी कि शादी के बाद वो नूर को अपने सांचे में डाल देगा। नूर को तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन को घर बुलाया गया था, क्योंकि सरवत इस वक्त ज़्यादा सारा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। ब्यूटिशियन के आने के बाद जैसे ही सरवत उसे लेकर नूर के कमरे में गई, दंग रह गई, क्योंकि नूर कमरे में नहीं थी। उन्होंने वाशरूम में देखा, वहाँ भी नहीं थी। सर पकड़ कर ज़मीन पर बैठी उसकी हालत देखकर ब्यूटिशियन जल्दी से बाहर भागी और बाकी सबको बुलाकर ले आई। नूर की शादी की वजह से उसके मामी मुमानी भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए हुए थे। सब जल्दी से कमरे में सरवत को ज़मीन से उठाकर सोफे पर बैठाया और पानी पिलाया। क्या हुआ सरवत और नूर कहाँ है? अशरफ साहब नूर के मामू ने पूछा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस पटपटी नजरों से सबको देखती रही। ओह माय गॉड! अचानक रजा ने कहा। सब लोग उसकी जानिब मुतवज्जो हो गए। रजा हाथ में एक कागज़ पकड़े हुए उसे शांति से देख रही थी। क्या हुआ रिजा? सलीम साहब ने पूछा। अब ये कागज़ यहाँ ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ था, इसमें लिखा है कि मैंने कहा था कि मैं अपनी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी और कोई मुझे नहीं रोक सकता, तो मैंने अपनी बात सच कर दिखाई। मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ अपने ख्वाबों को पूरा करने। खुदाफिज़ नूर। रिजा ने लेटर पढ़कर सुनाया तो सब ही सख्ते में आ गया। या अल्लाह, ज़रा भी ख्याल नहीं किया इस लड़की ने हमारी इज़्ज़त का सलमा। नूर की मामी ने बरहमी तासुब से कहा, जबकि सरवत बिल्कुल ही सोफे पर ढह गई, जिसके बायस अशरफ साहब जल्दी से डॉक्टर को बुलाने भागे। डॉक्टर सरवत का चेकअप करके चले गए हैं। उसका बीपी लो हो गया था, उन्हें बहुत गहरा सदमा हुआ था। लोग बाहर बाहर लॉन्च में सर जोड़े बैठे थे, अब क्या करें। और रिजा अंदर सरवत को दवाई वगैरह दे रही थी, क्योंकि वो रिजा के अलावा किसी से बात नहीं कर रही थी। अशरफ अंकल और अबू, आप दोनों को आंटी कमरे में बुला रही हैं। रिजा ने बाहर आकर बताया। दोनों उठकर कमरे में चले गए और रिजा लॉन्च में सोफे पर सबके साथ बैठ के, क्या ये आप क्या कह रही हैं बहन? सलीम साहब ने हैरानी से, आपको खुदा का वास्ता सलीम भाई, इनकार मत कीजिएगा, सारी ज़िंदगी मैंने इज्जत के सिवा और कुछ नहीं कमाया, और अब आखिरी ख्वाहिश है कि इज्जत के साथ मर भी जाऊँ। और जब सब लोग में पूरे मोहल्ले में ये बात फैलेगी तो मैं किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं होंगी। इस तरह कम से कम इस बात का पर्दा तो रह जाएगा। कि दूसरा, आपकी रिजा में कोई कमी थोड़ी है। हाँ, वो लोग भी थोड़ा हैरान होंगे, पर जल्द ही मान जाएंगे। हमास को भी अभी आप जानते हैं, पढ़ा लिखा सुलझा हुआ अच्छे घराने का लड़का है। आपकी रिजा ऐश करेगी वहाँ, बस खुदा का वास्ते इनकार मत कीजिएगा। सरवत ने कहते हुए आखिर में हाथ जोड़ दिया। मुझे रिजा और उसकी अम्मी से मशवरा करना है। सिर्फ साहब ने कहा। अशरफ साहब इन दोनों को भी कमरे में ले आए। सारी बात सुनकर रवीना रिजा की अम्मी फ़ौरन तैयार हो गई, क्योंकि वो भी रिजा की किसी रिश्ते की तलाश में थी। सब कुछ थोड़ा अजीब तो होगा, पर शादी के बाद भी बोलो क्या कर सकते हैं, ज़रा सोचो सलीम। हमारी रिजा ऐश करेगी वहाँ, ऐश अरे चिराग लेकर भी ढूंढेंगे तो ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। रवीना ने कहा, लेकिन फिर भी ये धोखा है इन लोगों के साथ, और अगर बाद में हमारे ने रिजा को तलाक दी थी तो? सलीम साहब ने खदशा जाहिर किया। अरे कुछ नहीं होता, और हमारी रिजा में भला क्या कमी है जो वो उसे तलाक देगा, और अगर दे भी दे तो हक महर भी अदा करना पड़ेगा। और हम हक महर में इतना लखवाएंगे कि तलाक देने से पहले 100 बार सोचे, और अगर तलाक दे भी तो उस हक महर तो इतना होगा कि हमारी रिजा की ऐश हो जाएगी। रवीना ने हल निकाला, वो भी किसी कीमत पर। ये स्नैनी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। तुम बताओ बेटी, तुम्हारी क्या मर्जी? सलीम साहब ने मशवरी रिजा की जानब देखकर, जैसे आप लोगों की मर्जी। उसने सर झुकाकर धीरे से कहा। बारात बहाल में पहुंच चुकी थी और थोड़ी देर में ही दोनों का नकाह भी हो गया। नौकर रिजा की घूंघट उड़ाया गया था। पूछने पर सरवत ने यह कहा था कि इन लोगों ने यहाँ ये रस्म है कि दुल्हन का घूंघट बस नकाह के बाद जो अरूसी जोड़े में दूल्हा उठाता है, तो किसी ने नहीं कुछ नहीं कहा। फिर थोड़ी देर में ही रुखसती कर दी गई। रिजा फूलों से सजी स्टेज पर बैठी इन सब के बारे में सोच रही थी कि जब हम उसका घूंघट उठाएगा तो नूर की जगह रिजा को देखकर उसका क्या रद्द होगा, और वो उसे कबूल करेगा भी या नहीं। अभी वो यही सब सोच रही थी कि दरवाज़ा खुला। उसके दिल की धड़कन और तेज़ होगी। वो आहिस्ता से चलता हुआ बेड पर रिजा के सामने आकर बैठ गया। शुक्र है खैरियत तो, आपसे सब हो गया। हमारे ने बात शुरू की, मगर रिजा ने कोई जवाब नहीं दिया। वैसे तो बड़ा बोलती रहती हो, अब भी बोलो कुछ। उसने गुस्साया। चलो अब सारी ज़िंदगी तुम्हें ही बोलना है और मुझे सुनना है, तो आज मैं ही बोल लेता हूँ। उसने खुद ही मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई मैंने बहुत सोचा कि तुम्हें मुँह दिखाई में क्या दूँ, पर कुछ समझ नहीं आया तो मैंने यही ले आया। हमारे ने रिजा का दायां हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी तीसरी उंगली पर एक डायमंड की रिंग पहनाते हुए कहा, यार अब तो कुछ बोलो। उसने फिर सलाह किया, मगर रिजा ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसने आकर रिजा को उठा
दिया फिर उस पर तो जैसे सातवां आसमान ही टूट पड़े, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। रिजा तुम, उसने भी यकीनी से मुश्किल कहा और वो अब भी सर झुकाए बैठी रही। नूर कहाँ है, उसने हानि से पूछा। रिजा ने उसकी जानब देखा और फिर आस्ते आस्ते उसे सारी बात बताया। उसे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कभी एक ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि नूर मेरे साथ ऐसा करेगी। उसने भी यकीनी से कहा, हम सभी सदमे में हैं, हम आज किसी को नहीं यकीन आ रहा। मुझे पता है तुम्हारे लिए भी ये सब बहुत मुश्किल तकलीफदाह है, पर हम आज ये हकीकत है, मुझे आज नहीं तो कल किसी ना किसी से तो शादी करनी थी। तो जब मेरी ज़ात से किसी की इज्जत का पर्दा हो रहा था तो मैंने ये सब कबूल कर लिया। अब आगे मर्जी तुम्हारी है। नूर तो पता नहीं कहाँ जा चुकी है। अब तुम चाहो तो इस शादी को निभा लो, या तो चाहो तो इसे खत्म कर दो। मुझे दोनों सूरतों में कोई एतराज़ नहीं है। वैसे ऐसा कहती रही और खामोश से रजा को देखता रहा। फिर कोई जवाब देते हैं कि बजाय वो उठकर गैलरी में आ गया और रजा वहीं बैठी उसका इंतजार करती रही। जब काफ़ी देर तक वो वापस नहीं आया तो वो उठकर गैलरी में आ गई। आसमान पूरा सितारों से भरा हुआ था। चौधरी का चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। वो लकड़ी के झूले पर दोनों हाथों में सर थाम कर बैठा हुआ था। वो भी उसके बराबर में बैठ गया। हाथ पर उसने सर उठाकर रिजा के जाम देखा। इस तरह पहचानने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई एक आर पार फैसला करना होगा। रिजा ने हकीकत दिखाई, जबकि उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से किसी गहरे नुक्ते को देखता रहा। तुम जो भी फैसला लो अपनी सहूलत देख कर लेना, क्योंकि मुझे तुम्हारे किसी फैसले पर कोई एतराज़ नहीं होगा। उसने सहूलत दी, ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे नहीं तुम्हारी सहेली से शादी करने वाला था। मेरी ज़िंदगी में तुमसे पहले कोई और थी, तुम मेरे साथ पूरी ज़िंदगी गुजार लोगी। उसने संजीदगी से पूछा। हाँ, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने शरीके हयात के माज़ी के बारे में इल्म होता है। और दूसरी बात कि नूर तुम्हारा माज़ी थी और तुम्हारे माज़ी से मुझे कोई लेना देना नहीं। उसने रसाल से जवाब दिया। सोच लो, अभी वक्त है। उसने फिर मौका दिया। मैंने सब कुछ सोच कर ही फिर फैसला लिया है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अपनी मनमानी करके तो एक दफ़ा देख चुका हूँ, अब एक दफ़ा कुदरत के फैसले पर भी अमल करके देख लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारे मुताबिक ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ पर रिस्क लेना पड़ता है और मेरी ज़िंदगी भी इसी मोड़ पर है। वो गोया नतीजा पर पहुंच गया। कल हम दोनों शरई तरीके से निकाह करेंगे। उसने मज़ीद कहा तो रीजा ने भी मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। या अल्लाह, इतना बड़ा धोखा! फ़रत ने हैरानगी से कहा। सब लोग इस वक्त हाल में जमा थे। अगले दिन सुबह जब बाकी वालों को ये बात पता चली तो सभी हैरान रह गए। आंटी, यही हालत इस वक्त सरवट आंटी समेत बाकी सबकी भी है, पर नूर ऐसा कर चुकी है। रिजा ने तासुब से कहा, पर बेटी तुमने अपनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी? निशान साहब ने कहा, क्योंकि अंकल आज नहीं तो कल मुझे किसी न किसी से तो शादी करनी थी ना। तो जब मेरी वजह से दो खानदानों की इज्जत बच रही थी तो मैंने ये फैसला कबूल कर लिया, और आप लोग जो भी फैसला लेंगे मुझे वो भी कबूल होगा। उसने हंसते से कहा, हम अभी चलते हैं और इन लोगों से बात करते हैं, भला ऐसा भी कोई करता है? भरत ने कहा, क्या होगा बात करने से? वो लोग भी यही बोलेंगे कि जो रजा ने कहा है, और इस तरह तमाशा करने से जिन लोगों को नहीं पता ऐसे इस बारे में उनको भी पता चल जाएगा। निशान साहब ने टोका, लेकिन फिर भी निशान भरत ने एतराज़ किया, तुम बताओ हमास, तुम क्या सोचा है? अब निशान साहब ने पूछा। पापा, मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि हम आज दोनों शरीक तरीके से निकाह करेंगे। उसने अपना इरादा बताया। तो बस फिर ठीक है, जो गुजर गया उसे भूल जाओ और आने वाले कल और आज को बेहतर बनाओ। हमें उम्मीद है कि तुम हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरोगी बेटी। निशान साहब ने रिजा से कहा तो उसने मुस्कुराकर सवाल में सर ने ब्लैक कलर की जीन्स के साथ स्किन कलर की शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक कोट पहना हुआ था। दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे, पर दोनों को इस तरह एक साथ देखकर किसी के होश उड़ गए थे। वो था साइम। पूरे किचन में साइम बस एक ही जगह खड़ा हैरान सा दोनों को देख रहा था। फिर जब करीब खत्म पजीर हुई, वो सब मेहमान चले गए तो हमारे साइम को एक हाथ में रखी टेबल पे इर्द कुर्सी खींच कर बैठ गया। मुझे पता है तुम यही सोच रहे होगे कि ये सब क्या और कैसे हुआ। हमाज ने कहा। साइम ने इस बात में सर फिर हमाज ने उसे शुरू से सब बताया और साइम को मुझे से सुनता रहा। तुमसे जब मैंने रिजा के मुताबिक बात की थी तो तुमने कहा था कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहते और तुम खुद भी ईमानदारी से बताओ, क्या तुम रिजा के साथ इस हद तक संजीदा थे और थे तो अपनी दादी से बात क्यों नहीं किया? अगर तुमने बात की होती तो आज ऐसा ना होता। हमाद ने सब बताकर मैं कहूँ तुम ठीक कह रहे हो यार, मुझे इससे बस वक्त ही लगा हुआ था। अगर सच में ऐसा कुछ होता तो मैं पहली फुर्सत में दादी को उसके घर भेज देता, इतना वक्त नहीं लगा था। खैर जो हुआ उससे जाने तो, मेरी जानब से भी अपने दिल में कोई बात नहीं रखना। साहब ने संजीदगी से कहा। सादगी से कहा, कभी नहीं यार, और वैसे भी हम लड़कों का तो काम होता है दोस्त की बीवी और मंगेतर की सहेली में दिलचस्पी लेना। हमाज ने उसके कंधे पर हाथ रख मुस्कुराते हुए माहौल बदलने के लिए कहा तो वो भी मुस्कुरा दिया। वक्त ऐसे ऐसे गुजरता इन दोनों की शादी को अब एक माह हो गया था। ये लोग कुछ दिन पहले हनीमून पर से वापस आए थे। सर्वदा बीमार रहने लगी थी और नूर का भी अभी तक कुछ पता नहीं चला था। साइम की दादी का भी बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया था। वो दुबई चला गया था। उसके दिल में भी अब रिजा के लिए ऐसी कोई बात नहीं थी। वो रिजा को भी बापी की नज़र से देखता और मानता था। रिजा एक अच्छी बीवी और बहू साबित हुई थी। हमाज भी एक अच्छा शोहर दामाद साबित हुआ था। मुख्तसर के सब कुछ अपने मामूल पर बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। रिजा आज शादी के बाद पहली दफ़ा अपनी अम्मी के घर रुकने आई थी। अभी थोड़ी देर पहले हमाज उसे यहाँ ड्रॉप करता हुआ ऑफिस गया था और रिजा उस वक्त सरबत से मेरे घर में थी। क्या हाल कर लिया है आंटी आपने अपना? अब बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती ना अपना? अब रिजा ने कहा। वो उनके करीब ही बेड पर बैठी हुई थी। बस बेटी जो जैसे ख्याल करना चाहिए था उसने तो किया नहीं, अब मैं क्या करूँ अपना ख्याल रख? वो दुख से बोली। ऐसी बातें नहीं करते आंटी, नूर नहीं है तो क्या हुआ? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? मुझे खुशी देखकर आपको खुशी नहीं होती? अरे नहीं मेरी बच्ची, तू तो मेरी बेटी है और तुम्हें अपने घर में बात देकर मुझे बहुत खुशी होती है। माशाल्लाह शादी के बाद तो कुछ और ही ज़्यादा अच्छी हो गई है। उन्होंने प्यार से कहा तो भी मुस्कुरा दिया। फिर काफ़ी देर वो उनसे पास बैठी बातें करती थी। बेटी तुम खुश होना अपने घर में? सलीम साहब ने पूछा। तीनों खाने के बाद लॉन्च में बैठे चाय पी रहे थे। जी अब्बू बहुत खुश हूँ, रिजा ने मुस्कुरा के कहा। और नहीं तो क्या, इसको देखकर नहीं लग रहा आपको माशाल्लाह अल्लाह शादी के बाद कैसी निकल गई है? रुबीना ने कहा तो वो चुप कर मुस्कुरा दी कि तभी डोरबेल बजी। सलीम साहब ने दरवाज़ा खोलने गए। अस्सलाम वालेकुम आवाज़ ने अंदर आते हुए सलाम किया। उसके पीछे सलीम साहब भी अंदर आ गए। वालेकुम सलाम बेटा, तुम इस वक्त खैरियत तो है ना? हाँ, सब रबीना ने पूछा। आवाज़ सलीम साहब सब तब तक सोफे पर बैठ गए थे। जी आंटी खैरियत है, वो तो मैं रिजा को लेने आया था। उसने बताया। रिजा को लेने? पर बेटा ये तो आज यहाँ रुकने आई थी ना? रबीना ने याद दिलाया। रिजा को भी हैरत हुई। जी आंटी, पर शाम में ऑफिस से आने के बाद मुझे मम्मी ने बताया कि उनकी एक कज़न का अचानक इंतकाल हो गया। वो दूसरे शहर में रहती हैं तो उन्होंने कल उनकी तदफीन से पहले वहाँ पहुँचना है, इसलिए उन्होंने यहाँ से सुबह निकलना होगा और रिजा को साथ लेकर जाना चाहती हैं। अब अगर मैं रिजा को सुबह लेने आता तो आप सब डिस्टर्ब हो जाते, इसलिए मैं अभी आ गया। उन्होंने तफसील बताई। ओहो, अल्लाह पाक ने अकबर फरमाए इनकी। चलो तुम ले जाओ रिजा को, कल मैं तुम्हारी अम्मी को फ़ोन करके ताज़ियत कर लूँगी। रबीना ने अफसोस का इज़हार किया। अरे नहीं आंटी, फ़ोन नहीं कीजिएगा, उसने जल्दी से मना किया। क्यों? उन्होंने ना सब्जी से पूछा। वो फिर मम्मी मुझ पर गुस्सा करेंगी। मैंने आपको लोगों को क्यों बताया? क्योंकि मम्मी की कज़न के बारे में किसी को नहीं पता और मम्मी को भी पसंद नहीं कि कोई इनसे किसी भी मामले में ज़ाहिर हमदर्दी करे। वो थोड़ी अलग तबीयत की मालिक है, आपको पता तो है, इसलिए आप इस बारे में इससे कोई बात मत कीजिएगा। उसने वज़ाहत की। अच्छा चलो ठीक है, खैर तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। रबीना ने कहा। नहीं आंटी, बस मैं रिजा को लेने आया था, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं ले जाऊँ रिजा को? उसने इजाज़त चाहिए? अरे हाँ बेटा, तुम्हारी बीवी है, इसमें भला इजाज़त लेने वाली कौन सी बात है? सलीम साहब ने कहा। हाँ ठीक है तो फिर चलें रिजा, हमाद ने कहा तो वो सहलाती हुई खड़ी हो गई।
मम्मी जी कौन सी कज़न का सबका भी इंतकाल हो गया? रिजा ने ताज्जुब से पूछा। दोनों इस वक़्त कार में घर की जानब जा रहे थे। कौन सी भी नहीं है, उसने इत्मीनान से जवाब दिया, पर अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था। उसने याद दिलाया। वो तो झूठ बोला था मैंने। वो आराम से बोला, क्या पर क्यों? वो उसे हैरान थी क्योंकि इसके अलावा और कोई आइडिया ही नहीं आया था मेरे पास तुम्हें घर लाने का। उसने कंधे पे यार हमारे मैं इतने दिनों बाद तो पहली दफ़ा रुकने आई थी और वो भी सिर्फ़ 1 दिन के लिए। वो नाराज़ हुई। भाई मैं खाना खाकर कमरे में सोने गया तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें लेने आ गया। और इस वक़्त मैं अंकल आंटी के सामने क्या बोलता कि मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आ रही थी, इसलिए लेने आया हूँ तुम्हें। क्या क्यों नींद नहीं आ रही थी? मैं क्या रोज़ तुम्हें रोटियाँ सुनाकर सुलाती हूँ? उसने तुम्हारा नहीं, पर तुम्हारा होना मेरे लिए किसी लोरी से कम नहीं। उसने शरारत से कहा, अच्छा और जब अम्मी मुझे दोबारा रुकने के लिए बुलाएँगी तब क्या करोगे? उसने सवाल उठाया। फिर किसी और रिश्तेदार को ऊपर पहुँचा दूँगा। आखिर ये लोग और किस काम आएँगे? उसने इत्मीनान से कहा तो वो उसे घूर कर रह गई। यार 40 साल रह तो ली इनके साथ, अब मेरी बारी है। उसने छेड़ा। ओहो! मैं 40 साल की नहीं हूँ। उसने जल्दी से नफ़ी की। तो कितने 50 साल की हो? उसने कहा सिग्नल पर रोकते हुए। शरारत से कहा तो तभी ही रिजा की नज़र वाहिद लगे एक बड़े से साइन बोर्ड पर पड़ी। क्या हुआ? जवाब दो। उसने जवाब ना पाकर कहा। रिजा हुनूर इसी बोर्ड को देख रही थी। आवाज़ ने भी उसकी नज़रों के ताक़े में देखा। बड़े से बोर्ड पर एक मोबाइल का इश्तिहार लगा हुआ था और मॉडल एक अदाद से मोबाइल पकड़े खड़ी थी। वो मॉडल कोई और नहीं नूर थी। कल से तीसरी बार देख चुका हूँ इसे। आवाज़ ने आम से अंदाज़ में कहा। रिजा ने चौंक कर उसकी जानब देखा। उतने में सिग्नल खुल गया और उसने कार आगे बढ़ा दी। नूर ने जो कहा था कर दिखाया। मुख्तलिफ मैगज़ीन में, टीवी कमर्शियल में और बैनर्स में नूर नज़र आ रही थी, पर किसी को भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, खासतौर पर रात के 11 बज रहे थे। हमाज़ लैपटॉप पर बेड पर बैठा लैपटॉप चला रहा था। रिजा अभी चेंज करके आकर लेटी थी। वो आजकल नज़र आने वाली नोट के बारे में सोच रही थी। हमाज़ इसने पुकारा। बोलो। इसने लैपटॉप पर काम करते हुए कहा। अगर कभी ऐसा हुआ कि एक दिन अचानक से नूर वापस आ गई तुम्हारी ज़िंदगी में, तो क्या तुम मुझे छोड़कर उसे अपना लोगे? उसने संजीदगी से उसकी जानिब देखते हुए पूछा। हमाज़ ने से उसकी जानिब देखा, फिर लैपटॉप बंद करके साइड टेबल पर रख दिया और खुद भी लेट गया। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूँगा? उसने रिजा की जानिब करवट लेते हुए दिलचस्पी से उल्टा सवाल किया। पता नहीं, तभी तो तुमसे पूछ रही हूँ। उसने भी कहते हुए उसकी जानिब करवट कर ली। नहीं छोड़ूँगा तुम्हें, क्योंकि नूर मेरा माज़ी है और माज़ी को हम कभी भी हाल मुस्तकबिल में शामिल नहीं कर सकते। बस इससे सबक सीखते हैं। आज जब मैं नूर को देखता हूँ तो शुक्र अदा करता हूँ कि वो मेरी बीवी नहीं बनी। मैं बस वक़्ती तौर पे इसकी जानिब माइल हो गया था और मैंने इसे प्यार का नाम दे दिया। और नूर, मैं और तुम मुझ में बहुत फ़र्क है। शायद वो भी मुझसे प्यार नहीं करती थी, वरना मेरे लिए खुद को बदल लेती, अपनी ज़िद छोड़ देती। पर इसने तो अपनी ज़िद के आगे मुझे छोड़ दिया। और अच्छा किया छोड़ दिया, वरना मुझे तुम जैसे कैसे मिलती? वह साँस से कहता गया। उसने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम इसके लिए उसकी अपनी ज़ात व ख्वाहिश है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि वो जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। जड़ जान ने दिल से दुआ की। मुकद्दर पर लगा के उठा। उन दोनों की शादी को अब 2 साल हो चुके थे, पर अभी तक उनके यहाँ कोई खुशखबरी नहीं आई थी। सरवत का भी 4 महीने पहले बीमार की वजह से इंतकाल हो गया था। उस बीच नूर का भी काफ़ी टाइम मीडिया पर नजर आती रही, लेकिन फिर अचानक कहीं गायब हो गई, जैसे कभी नूर नामी कोई मॉडल थी ही नहीं। रिजा अभी तक कोई औलाद ना होने की वजह से परेशान रहती थी। दोनों ने अपना चेकअप भी करवाया था। रिपोर्ट्स क्लियर थी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमाज़ रिजा को तसल्ली देता रहता था, सब ठीक हो जाएगा, जब उसके नसीब में होगा। अल्लाह पाक उन्हें औलाद से नवाज देगा। पर रिजा फिर भी परेशान रही रहती थी। रुखसार की अम्मी अब काफ़ी दिनों से बीमार थी। आज कल कल अचानक खबर आई कि उनका इंतकाल हो गया। वो लोग दूसरे शहर में रहते थे। ज़ैन के सालाना पेपर खत्म चल रहे थे, इसलिए तय ये हुआ था कि ज़ैन को रिजा हमाद के पास छोड़कर ज़ीशान साहब, फ़रहत, हमज़ा और रुखसार वहाँ जाएँगे। ज़ीशान साहब और फ़रहत तो सोम के बाद वापस आ जाएँगे, जबकि रुखसार और हमज़ा कुछ दिन बाद वापस आएँगे। रात का 1 बज रहा था। हमाज़ा और रिजा अपने कमरे में सो रहे थे। वो चारों आज शाम 4 बजे की ट्रेन से ही रवाना हो गए थे। ज़ैन और लाइबा भी अपने कमरे में सो रहे थे। सोते-सोते अचानक रिजा को घबराहट शुरू हो गई। सिर सीने आने लगा, जिस्म काँपने लगा। नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो खुद गई थी। वो नींदों में अटक-अटक कर बोल रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर हमाज़ ने उठा। नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो खुद गई थी। वो फिर से बात रहा था। हमाज़ ने उठकर फटाफट साइड लैंप ऑन किया। रिजा उठो, क्या हुआ है? वो उसके गाल थपथपाने लगा। हमाज़ उठकर बैठ चुका था, जबकि रिजा मुसलसल बरबराने जा रही थी। रिजा हमाज़ ने ज़ोर से उसे झंझोड़ा ली, पर वो चीख मार कर उठी। हमाज़ के सीने से लगकर रोने लगी तो उसका सर सुहाने लगा। क्या हो गया था रिजा? क्यों डर रही हो? उसने नरमी से पूछा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उससे चिपक कर रोई जा रही। तुमने कोई बुरा ख्वाब देख लिया होगा, डरो नहीं। उसने खुद से ही अंदाज़ा लगाते हुए तसल्ली दी। थोड़ी देर बाद वैसे ही रोती थी। फिर हमाज़ ने उसे पानी पिलाया। थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो गया। दोनों फिर से सोने के लिए लेट गए। रात में क्या हो गया था तुम्हें? रिजा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल बना रही थी, तभी उसके पीछे खड़े हमाज़ ने पूछा, जो अभी अभी नहा कर आया था। पता नहीं, शायद कोई बुरा ख्वाब देख लिया था। उसने सरसरी तौर पर बताया। वैसे आजकल ये बहुत बुरा हो रहा है। तुम अक्सर रातों में ऐसा करती हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे बताओ। तो वो तौलिया बेड पर फेंकते हुए उसके करीब आई। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बुरा ख्वाब था। खैर, मैं जाकर ज़ैन को देखती हूँ, वो तैयार हुआ या नहीं। तुम भी जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ। उसने नज़र चुराते हुए कहा और कमरे से बाहर आ गई, जबकि हमाज़ कंधे पे जाकर बाल बनाने लगा। रिजा के लिए अब हमाज़ से ये सब और छुपाना मुश्किल हो रहा था। वो खुद भी अब तक गई थी, इसलिए उसने फैसला किया था कि अब हमाज़ को सब सच बता देगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। मम्मी पापा कब तक वापस आएँगे? रिजा ने यूँ ही पूछ लिया। दोनों लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। कल शाम तक आ जाएँगे। उसने आम से अंदाज़ में कहा। ज़ैन भी लॉन में तैयबा के साथ बाल खेल रहा था। हमाज़ उन दोनों को ही देख रहा था। हमाज़, बोलो, मुझे तुमसे एक बात करनी है, बल्कि बतानी है, वो झिझकते हुए बोली। हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूँ, वो सुलझ से बोला। तो रिजा कुर्सी से उठकर उसके बराबर वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। वादा करो कि पहले मेरी पूरी बात सुनोगे, फिर कुछ बोलोगे। फिर रिजा ने उसका हाथ पकड़ते हुए, यकीन आनी चाहिए। वादा। उसने बिना ज़िद बहस के कहा। तो फिर रिजा ने आहिस्ता-आहिस्ता बोलना शुरू किया। 2 साल पहले जब से हमाज़ नूर उसकी ज़िंदगी में आया था, तब से रिजा के दिल में एक सिसक सी पैदा हो गई थी। नूर के लिए हमाज़ का अलवलानापन देखकर रिजा को अजीब सा लगता था। जब हमाज़ नूर को कोई गिफ्ट देता, वो बेदर्दी से उसकी तौहीन करती और बात-बात में हमाज़ से लड़ती थी, तो रिजा को बहुत गुस्सा आता था नूर पर। उसे लगता था कि नूर हमाज़ की मोहब्बत के लायक है ही नहीं, क्योंकि उसे हमाज़ का इज़्ज़त और प्यार देना रास ही नहीं आता था। नूर जब भी हमाज़ के किसी तोहफ़े को बेदर्दी से फेंकती थी, रिजा उसे उठाकर अपने पास रख लेती थी। रिजा को हमाज़ से हमदर्दी होने लगी थी। पता नहीं कब, वो गैर महसूस तौर पर रिजा की हमाज़ से हमदर्दी मोहब्बत में बदल गई। पर जब रिजा को इस बात का इदराक हुआ, तो उसने ये कहकर दिल को डपट दिया था कि नहीं, रिजा की हमाज़ और नूर के बीच में कोई जगह नहीं। पर दिल तो पागल है, उसने कब किसी की मानी। तो रिजा के साथ भी यही हुआ। हर गुज़रते दिन के साथ उसके दिल में हमाज़
के लिए मेरी मोहब्बत बढ़ती गई और मोहब्बत को उस मोहब्बत को और हवा खुद नूर हमास को हर्ट कर देती थी, क्योंकि जब भी वो हमास को हर्ट करती थी तो वो रिजा को फ़ोन करके अपने दिल हल्का करता था। आखिरकार रिजा ने तय कर लिया था कि नूर हमास के लायक ही नहीं, नूर कभी भी हमास से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकेगी जितनी वो करती है। पर रिजा की समझ में नहीं आ रहा था कैसे नूर को बीच में हटाए, लेकिन फिर नूर ने ये काम खुद ही कर लिया। वो अपनी मॉडलिंग के ज़िद में हमास को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। रिजा भी मुसलसल उसको उकसाती रही कि किसी को की मत सुनो, वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है, तुम्हारा दिल चाहता है। और नूर तो पहले ही पागल थी। इस दिन जब सरवत ने नूर को ज़बरदस्ती कमरे में बंद कर दिया, बाद में रिजा उससे मिलने आई तो भी रिजा ने उसे यही कहा कि इसका मॉडलिंग का ख्वाब पूरा करने में वो इसकी मदद करेगी। और शादी वाले दिन भी नूर ने एक ही घर से भागने में रजा ने ही नूर की मदद की थी और सबके सामने जान बन गई थी। और सरवत के ज़हन में भी ये बात रजा ने ही डाली थी कि नूर ने के बजाय इसका नका कर दिया जाए हमास से। और गैर महसूस अंदाज में कुदरत भी रिजा पर मेहरबान थी, इसलिए उसके लिए सारे रास्ते खुद ही बन गया। बस उसे ही खदशा था कि पता नहीं हमास का क्या रहता होगा। पर रिजा को अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन था कि वो हमास का दिल जीत लेगी। ऐसा ही हुआ, हमास ने उसे कबूल कर लिया और रिजा अपने मकसद में कामयाब हो गई। उसने हमास को हासिल कर लिया और नूर अपने मकसद में कामयाब हो गई। उसने अपने ख्वाबों को पूरा कर लिया। पर अब कुछ दिनों से रिजा से ये बात में संभालना मुश्किल हो रही थी। उसे खदशा हो रहा था कि कहीं उससे नूर उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। रिजा ने शुरू से हमाद को सब बताया, बस उनका सत्ते में आ गया। हमाद, मैं जानती हूँ मैंने जो किया बहुत गलत नहीं है, पर जिस तरह किया वो तरीका गलत है। रिजा ने सारी बात की मगर इससे कोई जवाब नहीं दिया, उठकर चला गया। वो भी जल्दी से उसके पीछे भागी क्योंकि हमाद जैन के सामने कुछ जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए कमरे में आ गया। हमाद, भाई प्लीज ऐसा मत करो, भले ही मुझे पूरा भला कह लो मगर यूं चुप तो मत रहो। रिजा ने कमरे में आकर उसकी मिन्नत की जो सोफे पर सर पकड़ कर बैठा हुआ था। हमाद, प्लीज तुम्हारे लिए तो मैंने ये सब किया है, वो कहते हुए नीचे फर्श पर उसके पाँव के पास बैठ गई। क्यों किया? क्यों मैंने कहा था कि ऐसा करो? वो एकदम उसकी जानिब देखकर बरमी से बोला, नहीं तुमने नहीं कहा था। पर हमाद, मैंने भी ये सब जानबूझकर नहीं किया। नूर ने खुद मुझे रास्ता दिया था, तुम्हें याद नहीं कि वो तुम्हारे साथ कैसा सलूक करती थी, तुम्हारी प्यार से दी हुई चीज़ों की कैसे तोहीन करती थी, और वो तो तुम्हें ओवर से ही पसंद नहीं करती थी। पर जब उसे पता चला कि तुम्हारा घर ताल्लुक एक अमीर घराने से है तो वो इस रिश्ते पर राजी हो गई। वो जो ज़रा तुमसे ठीक बर्ताव कर लेती थी ना, वो भी तुम्हारी दौलत की वजह से ही करती थी। और इसी ने अपनी माँ का ख्याल नहीं किया तो तुम क्या चीज़ थे? इसलिए मैंने तो बस उसकी छोटी हुई जगह ली है। उसने समझाना चाहा, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम भी मुझे धोखा दोगी। वो दुख से बोला, नहीं हमाद, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तुम ईमानदारी से बताओ कि पिछले 2 सालों में कभी मैंने तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी की है क्या? मैंने तो बस धोखे से तुम्हें हासिल किया। पर खुदा की कसम, मेरा इरादा किसी को तकलीफ पहुंचाना या किसी के लिए बुरा चाहना नहीं था। मुझे लगा कि नूर को मॉडलिंग का शौक है तो इस तरह उसका वो ख्वाब पूरा हो जाएगा। और मैं तुम्हें चाहती थी, तुम मिल जाओगे, वो सब अपनी अपनी जगह पर ठीक होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। पर अब अचानक यूं नूर का गायब हो जाना मुझे तशवीश में मुबतला कर रहा है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। वो घबरा कर कहती गई, ये सब तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने धोखे से मुझसे शादी की थी। उसने लफ्ज़ चबाते हुए कहा, हमाद प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं नूर नहीं हूँ जिसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं थी, जिसे के लिए तुम्हारी कोई अहमियत नहीं थी। मैं रिजा हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत और बल्कि करती हूँ। अगर तुमने मुझे से बेरुखी इख्तियार की तो मैं मर जाऊँगी। मैंने तुम्हें सब कुछ इसलिए बताया क्योंकि अब मैं तुमसे और ये सब नहीं छिपाना चाहती थी। प्लीज़ हमाद, उसने रोते हुए कहकर हमाद के घुटने पर सर रख दिया। हमाद ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही बैठे रहे, फिर वो अचानक उठा, कमरे से बाहर निकल के रिजा ने उसे बहुत आवाज़ें दी पर वो नहीं रुका। वो वहीं सोफे पर सर रख के सोने लगी। हमाद के मन में गुमान में भी नहीं था कि रिजा ने ऐसा किया है। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए घर से बाहर आ गया। अब वो बेमकसद सड़कों पर कार दौड़ा रहा था। मगरिब की अज़ान हो रही थी। उसने असल में मगरिब की अज़ान अदा की और फिर साकत साहब के घर चला गया क्योंकि इस वक्त वही थे जो उसकी रहनुमाई कर सकते थे। वहाँ इस वक्त साकत साहब के स्टडी रूम में उनके सामने सोफे पर बैठा हुआ था। उन्हें शुरू से लेकर अब तक सारी बात बता चुका था। अब आप ही बताइए मामू, मैं क्या करूँ? उसने आखिर में थक कर पूछा, क्या मतलब क्या करूँ? ये भी भला कोई परेशान होने वाली बात है? वो इत्मीनान से बोले, क्या मतलब आपके लिए ये मामूली सी बात है? उसे हैरानगी हुई। हाँ भाई देखो, तुम्हारी शादी नूर से होने वाली थी। क्या नूर आई थी तुम्हारे पीछे कि तुम मुझसे शादी करो? नहीं ना, तुम खुद गए थे। वो तुम्हें पसंद नहीं करती थी इसलिए छोड़कर चली गई। रिजान तुम्हें पसंद करती थी इसलिए उसने तुम्हें अपना लिया। और जिससे हम प्यार करते हैं ना, उससे शादी करना कोई गलत बात तो नहीं है। रिजान ने भी वही किया और रिजान ने तो ही ना नूर को मॉडलिंग का चस्का लगाया था या नूर को किडनैप करके उसकी जगह आई थी या उसे जान से मार दिया। नूर खुद तुम्हें छोड़कर गई थी। रिजान ने तो बस उसकी जगह ली है, बस किसी को बताया नहीं ये सब। और मुझे तो इसमें सब में भी किसी की भी कोई गलती नहीं लग रही। अगर देखा जाए तो तुम तीनों इस वक्त अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश और मुतमैन हो। तुम खुद बताओ ईमानदारी से, क्या इन 2 सालों में कभी रिजा की जानब से तुम्हें कोई शिकायत हुई? उन्होंने सब पहलुओं पर रोशनी डालते हुए पूछा, जिस पर हमाद ने नफ़ी में सहलाया। तो फिर क्या मसला है? बल्कि तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाली बीवी मिली है। मेरी मानो तो इसकी कोई गलती नहीं है। हाँ, बस इसने ये सब तुमसे छुपाया, पर अब खुद ही सब कुछ बता दिया तो गुज़री बातें दरगुज़र कर दो। उन्होंने नरमी से मशवरे हूँ, आप ठीक कह रहे हैं मामू। पूरे सोचे अंदाज में बोला, अच्छा फिर इन सब का ज़िक्र आप किसी से मत कीजिएगा प्लीज़। हमाद ने एकदम ख्याल आने पर गुज़ारिश की, बेफ़िक्र हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए तसल्ली दी। हमारे घर आया तो रात के 9 बज रहे थे। ज़ैन और लाइबा अपने कमरे में थी, वो अपने ऊपर कमरे में आया। कमरे की लाइट बंद थी, बस टेबल लैंप ऑन था। रिजा अपनी मखसूस जगह पर जाए-नमाज़ बैठी थी, दवा के लिए हाथ उठे थे, सर झुका हुआ था पूरा जिस्म हल्के-हल्के हिल रहा था, सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। वो भी रिजा के बिल्कुल बराबर में जाकर बैठ गया। रिजा उसे नरमी से पुकारा। उसने सर उठाकर हमास की जानिब देखा। मुसलसल रोने की वजह से उसकी आँखों नाक लाल हो रही थी, आँखें काफ़ी हद तक सूज भी गई थी। ऐसा देखकर हमास के दिल को कुछ हुआ। मत रो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और ना ही मैं तुमसे नाराज़ हूँ। उसने दोनों हाथों के अंगूठों से उसके आंसू साफ करते हुए नरमी से कहा तो वो बेख्तियार उसके सीने से लग गई। सच कह रहे हो, तुमने मुझे माफ़ कर दिया है, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है? उसने फिर तईद किया, नहीं मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। और रहा सवाल माफ़ी का, तो तुमने ऐसी कोई गलती नहीं की जो कि नूर खुद ही तुम्हें रास्ता देकर गई है। बस गुज़री बातें भूल जाओ। उसका सर सुलाते हुए से कहकर उसे पुरस्कुन कर दिया। मत देख ये शख्स गुनहगार है कितना, ये देख के तुझसे वफ़ादार है कितना। अगले दिन ज़ीशान साहब फ़ौरन वापस आ गया। हमास तो ऑफ़िस में था इसलिए ड्राइवर जाकर उन्हें ले आया। रज़ा को नूर ने अचानक टीवी वगैरह में से गायब होने पर तशवीश हो रही थी और इसने हमास से कहा था कि नूर को ढूँढने की कोशिश करें। हमास से जहाँ तक मुमकिन था उसने कोशिश शुरू कर दी थी। हमास ऑफ़िस से वापस आया तो ज़ीशान साहब और फ़ौरन उसे लॉन्च में ही सोफ़े पर बैठे मिल गए। अस्सलाम वालेकुम, वो भी उन्हें सलाम करता हुआ वहीं बैठ गया। वालेकुम सलाम, दोनों ने यकदम ज़बान जवाब दिया। क्या हाल-चाल थे भाभी के मेके में? उसने सरसरी तौर पर पूछा। ठीक ही थे, अब इंतकाल वाले घर का माहौल तो ऐसा ही होता है, फ़रत ने जवाब दिया। ये मिठाई कहाँ से आई? उसने टेबल पर रखा मिठाई का डब्बा उठाते हुए पूछा। हमने मंगवाई है। ज़ीशान साहब ने कहा, क्यों? उसने मिठाई खाते हुए पूछा। भाई हम दोबारा दादा-दादी बनने वाले हैं इस खुशी में, फ़रत ने बताया। क्या मतलब? रुखसार भाभी फिर से? उसने दरअसल तौर पर बात अधूरी छोड़ दी। अरे पागल, हम रिजा की बात कर रहे हैं। जब हम घर आए तो रिजा अचानक बेहोश होकर गिर गई। जल्दी से डॉक्टर को लाया तो पता चला कि हम दोबारा दादा-दादी बनने वाले हैं। फ़रत ने तफसील से बताया। सच्ची मम्मी? हमाद ने खुशगवार हैरत से पूछा। तुम्हें लगता है कि इस मामले में हम तुमसे मज़ाक करने की मुबारक हो तुम्हें?
शुक्रिया आपको भी, वो कहता फटाफट ऊपर अपने कमरे की जानब का जब शान से मुस्कुरा दिया। इस खबर के मिलने के बाद तो हमाद और जाके कुछ कुछ खाना था। दूसरी जानब हमाद नूर को भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर नाकाम रहा, मगर इसने कोशिश तर्क नहीं की। हमाद अपनी एक शर्ट ढूंढ रहा था, लेकिन मिल नहीं रही थी। रिजा कमरे में नहीं थी। अलमारी में जिस साइड पर रिजा का सामान रखा था, उसने वहाँ देखा, वहाँ शर्ट तो नहीं मिली, पर कुछ और जरूर मिल गया। रिजा ने कबर्ड में एक कोने में एक बॉक्स रखा हुआ था, जिसमें शायद काफ़ी सामान था। उसने बॉक्स उठाकर बाहर निकाला तो अचानक माजी उसकी आंखों के सामने आ गया। इस बॉक्स में वो सारी मामूली गिफ्ट है जो कभी हमाद ने नूर को दिए थे। हमाद बॉक्स लेकर बेड पर बैठ गया और एक करके चीज़ें निकाल कर देखने लगा। सबसे पहले उसने एक पिंक कलर का टेडी बियर निकाला, जिसके सीने पर दिल बना हुआ था। इस पर सोई लिखा हुआ था। वही गिफ्ट था जो उस दिन नूर ने बेदर्दी से फेंका था। बॉक्स से रजा के पाँव के करीब जाकर गिरा था। फिर इसी तरह एक-एक करके वो सारी चीज़ें देखता रहा और उससे जुड़ी यादों को याद करता रहा। और रिजा ने सब कुछ सँभाल कर रखा हुआ था, जबकि हमाद ने उसे ये सब नहीं दिया था। फिर भी क्या सोच रहे हो? रिजा ने फिर बेड पर उसके बराबर में बैठते हुए पूछा, तो वही अपने ख्यालों से चौंक गया। क्यों रखा हुआ है तुमने ये सब? सँभाल कर फेंक दो इन्हें, ये मैंने तुम्हें थोड़ी दिए थे। वो ताज्जुब से बोला, भले किसी को भी दिए हों, पर दिए तो तुमने थे ना, और मेरे लिए तुम्हारी दी हुई हर चीज़ बहुत कीमती है, चाहे तुमने किसी को भी दी हो। रिजा ने उसके कंधे पर रखते हुए मोहब्बत से कहा। हमाद ऑफिस से वापस आ रहा था। अभी कार सिग्नल पर रुकी थी। वो सिग्नल खोलने का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नज़र अपने से कुछ फासले पर रुकी। एक कार पर पड़ी। कार में बैठे शख्स को वो फ़ौरन पहचान गया था, जिसके बाद वो फटाफट कार से उतरकर उसके पास आया। "साम, तुम यहाँ?" उसने उसकी कार के करीब आते हुए कुछ हैरत से कहा। साम भी कार से बाहर आया। हमाद से गले मिला तब तक सिग्नल खुल गया था। दोनों अपनी-अपनी कार में एक करीबी कॉफ़ी शॉप पर आ गए और वो दोनों आमने-सामने बैठे हुए थे। "यार, कब वापस आए तुम दुबई से? और मुझे बताया भी नहीं, मिले भी नहीं मुझसे।" हमाद ने शिकवा किया। "1 हफ्ता हो गया है वापस आए हुए। तुमसे मिलने का सोच ही रहा था कि तुम खुद आज ही मिल गए।" साम ने बताया। "वाह! 1 हफ्ता हो गया और कब मिलते फिर यहाँ से जाने के बाद?" हमाद ने तंज कर मारा। "अरे नहीं यार, आना ना तुम भाभी को लेकर मेरे घर।" उसने बात बदली। "मैं तो आ जाऊँगा, पर पहले तुम आओ घर।" हमाद ने हुक्म दिया। "नहीं, मैं हमेशा आता हूँ। अब तुम आना और वो भी भाभी को लेकर ही आ। यूँ समझ लो कि मैं दावत पर बुला रहा हूँ और कल शाम में इंतज़ार करूँगा मैं तुम्हारा।" साहिल ने मज़बूत अंदाज़ में हुक्म दिया। "अच्छा बदमाशी।" हमाद दिलचस्पी से बोला। "कुछ भी समझो, बस तुम कल आ रहे हो।" उसने वापस कराया। "जो हुक्म आका।" हमाद ने सीने पर हाथ रखकर सर झुका कर कहा। अगले दिन वादे के मुताबिक शाम में हमाद रिजा के साथ साइम के घर मौजूद डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था। भाई देखो, हम वादे के मुताबिक आ गए हैं, अब तुम्हारी बारी है, कल आ जाना शराफ़त के साथ।" माज़ ने धमकी दी। "शराफ़त के साथ नहीं, अपनी बीवी के साथ आऊँगा।" साइम ने भी शरारत से कहा। "क्या बीवी? तुमने कब शादी की है?" माज़ को हैरानी हुई। बस अचानक ही कर ली। वो कंधे कचाकर बोला, "नहीं यार, इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे।" उसकी हैरत और बेचपती। "तो अभी आपकी बीवी कहाँ है साइम साहब?" तभी रिजा ने अभी तजस्सुस से पूछा। "मिलेंगे आप लोग?" उसने पूछा तो दोनों ने इस बात में सलाह चलें मेरे साथ। उसने खड़े होते हुए कहा। वो दोनों भी खड़े हो गए, उसकी रहनुमाई में चलने लगे। वो उन्हें कमरे में ले आई। "ये है मेरी बीवी।" उसने बेड की जानब इशारा करते हुए कहा। बेड पर लेटे हुए वजूद को देखकर दोनों के होश उड़ गए। बेड पर नूर लेटी हुई थी, उसके दाईं हाथ पे ड्रिप लगी हुई थी, आंखें बंद थी। वो बहुत बीमार लग रही थी, लग ही नहीं रहा था ये वो पुराने वाली नूर है। हमाद ने नज़रिया सवालिया नज़रों से साइम की जानब देखा। "आओ बैठ कर बात करते हैं।" साइम ने सोफे की जानब इशारा किया। हमाद और रीजा ने सोफे पर बैठ गए। साइम बेड पर नूर के बराबर में बैठ गया। "1 माह पहले जब मैं दुबई में था, अचानक एक रात मुझे घर में लेटे हुए बेचैनी होने लगी, तो मैं घर से बाहर आ गया और बिला वजह सड़कों पर घूमने लगा। घूमते हुए समुद्र के किनारे आ गया, जहाँ तकरीबन सन्नाटा ही हो रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मुसलसल समुद्र की गहराई तक जा रहा है। जब मैंने करीब आकर देखा तो एक लड़की तकरीबन डूब चुकी थी। मैंने फ़ौरन आगे बढ़कर उसे पानी से निकाला और किनारे पर ले आया, और जब किनारे पर लाकर देखा तो वो नूर की नूर बेहोश हो चुकी थी। मैं उसे देखकर फटाफट हॉस्पिटल गया। वहाँ डॉक्टर्स ने इसका ट्रीटमेंट किया। फिर जब होश से होश आया तो मैं उसे मिला। नूर मुझे नहीं जानती थी। मैंने उससे पूछा कि तुम तो एक मशहूर मॉडल बन चुकी थी ना, तो फिर क्यों खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की? तो उसने रोना शुरू कर दिया। मैंने काफ़ी मुश्किल से उसे चुप कराया। फिर थोड़ा संभल कर उसने बताया शुरू किया कि जब वो घर से निकली थी तो अपनी एक दोस्त के घर चली गई थी और अपना काम करती रही। कुछ दिन बाद उसका इंतज़ार खत्म हुआ, वो एक मॉडल बनकर सामने आ गई। उसकी ज़िंदगी का सुनहरा दौर शुरू हो गया और उसके सब ख्वाब पूरे हो गए रहे थे। कुछ वक़्त ऐसा भी चलता रहा, पर कहीं कहते हैं ना कि इंसान की कामयाबी हमेशा अरूज पर नहीं रहती, कभी ना कभी तो उसे ज़वाल आता है। नूर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसकी जगह एक नई मॉडल आ गई थी। नूर से ज़्यादा अब उसकी डिमांड बढ़ गई थी। नूर को अपनी उससे वाली फितरत और गिरती हुई खसियत की वजह से काम मिलना बंद हो गया था और रफ्ता-रफ्ता उसके हालात ख़राब हो गए। फिर तब उससे एक कैमरामैन ने उससे शादी की ऑफ़र की। नूर के लिए ये ऑफ़र अंधेरे में रोशनी की किरण के मानते थे, इसलिए उसने हाँ कर दी। पर वो कैमरामैन नूर को शादी का झांसा देकर एक कोठे पर बेच कर चला गया। नूर अब इकबाल फिर वो केवल गिरी। इस कोठे की मालकिन ने नूर का सौदा एक रीस से करवा दिया और वो रीस में मांगी कीमत अदा करके नूर को अपने साथ दुबई ले आया। इस रीस के लिए चंद दिनों के अंदर नूर का पासपोर्ट बनवाना कोई मुश्किल काम नहीं था। फिर कुछ दिनों में अय्याशी की नीयत से वो नूर को दुबई ले आया। पता नहीं किसकी दुआ काम आ गई और नूर को अपनी इज़्ज़त बचाने का मौका मिल गया। वो इस रीस को ज़ख्मी करके वहाँ से भाग निकली। नूर के पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने ये किस्सा ही खत्म करने का फ़ैसला किया और फिर नूर मुझे मिल गई। और पर इसके बाद नूर के दिलो-दिमाग पर बहुत गहरा सदमा पहुँचा। उसने हॉस्पिटल में भी 1-2 दफ़ा दोबारा खुदकुशी की कोशिश की, पर स्टाफ ने उसे बचा लिया। बस अक्सर नूर के दौरे पड़ते रहते हैं। वो रो-रो कर, चीख-चीख कर अपनी अम्मी को से कभी हमाद से माफ़िया माँग रही होती है। मुझे इस पर तरस आ रहा था, तो मैंने इससे इनकार कर लिया और अभी 1 हफ़्ता पहले ही उसे यहाँ लेकर आया हूँ। पर दौरे अभी भी ऐसे पड़ते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर इसे दोबारा इज़्ज़त, मोहब्बत, एहतराम, तोहफ़्फ़ुज़ मिले तो ये ठीक हो सकती है। और इसी वजह से ये बहुत बीमार भी रहने लगी है और कमज़ोर भी हो गई है। देखो, उसने कहते हुए आकर मैं नूर की जानिब देखा। दोनों भी ने भी बेख्तियार उसकी जानिब देखा। सच में वो सदियों की बीमार लग रही थी। अभी आप लोगों के आने से पहले भी इसे दौरा पड़ा था, इसलिए नींद का इंजेक्शन लगाना पड़ा। उसने मज़ीद बताया। तभी रिजा उठकर नूर के करीब बेड पर आकर बैठ गई। उसका ड्रिप लगा हुआ हाथ अपने हाथ में लिया। "नूर!" रिजा ने पुकारा। फिर अगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। "नूर, उठो, आँखें खोलो, मैं तुमसे मैं तुमसे बात करती हूँ, माफ़ी माँगनी है।" उसने नूर को हिलाया तो उसने थोड़ा सकसका आँखें आहिस्ता-आहिस्ता आँखें खोली। "रिजा!" उसने अटक-अटक कर कहा। "हाँ, मैं नूर, मुझे माफ़ कर दो। अगर उस दिन मैं तुम्हारी मदद करने की बजाय तुम्हें रोक लिया होता तो शायद आज हालात ऐसे नहीं होते।" वो शर्मिंदा हुई। नूर ने साइम की जानब हाथ बढ़ाया तो साइम ने उसे सहारा देकर बैठा दिया। नूर ने एक नज़र सोफ़े पर बैठे आवाज़ की जानब डाली और एक नज़र रिजा पर। फिर खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरते हुए बोलने के लिए लब खोले। "तुम लोग तो मुझे हमेशा से ही रोकते आए थे, पर मैंने ही किसी की नहीं सुनी। तुम नहीं जानती कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ है।" वो करब से बोली। "जानते हैं, सब बता दिया है साइम भाई ने हमें।" रिजा ने कहा तो नूर ने साइम की जानब देखा। उसने इस बात में सर हिलाया। "तुम दोनों यहाँ कैसे?" नूर ने अब ताज्जुब से पूछा।
साम भाई हमास के बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्होंने ही हमें यहाँ बुलाया है। रिजा ने कहा, "तुम हमास के साथ क्यों आई?" उसने अगला सवाल किया। "तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी जगह मैंने हमास से निकाह कर लिया था।" उसने नज़रें झुकाकर बताया। तो नूर को हैरत हुई। "ओह! अच्छा किया। वैसे भी हमास तुम जैसी बीवी का ही मुस्तहिक था और मैं इस ज़िल्लत की जो मुझे मिली है।" उसने अपनी हैरत पर काबू पाते हुए फीकी सी हँसी हँसकर कहा, "और हमास तुम ठीक कहते थे। जिन चारदीवारी की मैं कैद कहती थी, वो कैद नहीं हदूद हैं, जो औरत की हिफाज़त के लिए बनाई गई हैं। और जो औरत इन हदूद को रौंदकर बाहर निकलती है ना, उन्हें इंसान नुमा भेड़िए नोच खाते हैं, जो उन्हीं की गाँठ लगाकर बैठे हुए हैं। इस्लाम ने औरत को कैद नहीं महफूज़ किया है। बस अब अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। हमास, मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया है।" उसने कहते हुए आखिर में हाथ जोड़ते हुए कहा। तो वो भी उठकर बैठ के करीब आ गया। "मुझे तुम्हें माफ़ नहीं करना बल्कि शुक्र कहना है, क्योंकि अगर तुम ना ऐसा नहीं करती तो मैं तुम्हें इतना अच्छा शौहर और मुझे इतनी अच्छी बीवी कैसे मिलती?" उसने नूर के जोड़े हुए हाथ नीचे करते हुए मुस्कुराकर कहा। "हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। वाक़ई साईं मेरे लिए किसी फ़रिश्ते से कम नहीं है। अगर ये नहीं होते तो शायद आज मैं ना ही होती। बल्कि मैं खुद भी साईं जैसे इंसान के लायक नहीं हूँ।" उन्होंने शक्ल से साईं की जानब देखते हुए कहा, "कौन किसके लायक है, कौन नहीं, ये तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। वो कभी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। अब जिसको जो मिला है वो इसी के लायक था। तुम ये उल्टी सीधी बातें मत सोचो।" साईं ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, "अगर आप लोग कुछ रोमांटिक मूड में हैं तो हम चले जाते हैं, बाद में आ जाएँगे।" हमाद ने शरारत से माहौल बदलते के लिए कहा, "साईं जी अब क्या रजा, मुझे अपनी अम्मी से मिलना है, उनसे माफ़ी माँगनी है, मुझे उनके पास ले चलो।" उन्होंने कहा। तो रिजा और हमाद एक दूसरे को देखने लगे। "नूर, पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर चलकर मिल के लेना उनसे।" उससे पहले कि रिजा कुछ बोलती, साइम बोल पड़ा। क्योंकि डॉक्टर्स ने नूर को इस वक़्त छोटे सदमे से भी दूर रखने का कहा था। ये बात सुनकर तो नूर अपने होश ही खो देती कि सरवत का इंतकाल हो चुका है। इसलिए साइम ने दोनों को भी चुप रहने का इशारा किया। फिर काफ़ी देर तक वो लोग वहीं बैठे रहे। पुरानी बातें निकलती रही, गिले-शिकवे, माफ़ी-तलाफ़ी होती रही और कब से सबके दिलों पर छाया हुआ खौफ़ आज हमेशा के लिए छिड़ गया। नूर को इसकी गलती, ज़िद, हठधर्मी, नाफ़रमानी की सज़ा मिल चुकी थी। रिज़ा ने भी जो कुछ किया था, उस पर उसका तरीका गलत था, पर नीयत साफ़ थी। इसलिए अल्लाह पाक ने उसे औलाद जैसी नेमत से नवाज़ा। नूर अब पहले वाली नूर नहीं रही थी, वो बिल्कुल बदल चुकी थी। अब तो बस दिन-रात उसकी ज़ुबान पर साइम का नाम होता था। साइम ने भी भले ही हमदर्दी में उसे सहारा देने के लिए उससे निकाह किया था, पर निकाह के बाद मियाँ बीवी के दिल में मोहब्बत पैदा होने में वक़्त नहीं लगता, और ऐसा इन दोनों के साथ भी हुआ था। सबको अपने-अपने किए का फल मिल चुका था और अब हमेशा की तरह आखिर में सब ठीक था, क्योंकि यही ज़िंदगी की हकीकत है कि अपनी ख्वाहिशों को एक हद में रखना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत तो फ़कीर की भी पूरी हो जाती है, ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं, क्योंकि बेहद ख्वाहिश हो, मोहब्बत हो या नफ़रत हो, हद से ज़्यादा कोई चीज़ नुकसानदा होती है। जैसे नूर के लिए उसकी बेहद ख्वाहिश और रिजा के लिए उसकी बेहद मोहब्बत परेशानी का सबब बनी। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि हद से ना बढ़ो, अल्लाह हद पसंद नहीं करता हद से बढ़ने वालों को। ख़त्म शुद्ध बहुत ही अच्छा नावल था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।